बाकी के बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। बिग गाय सीधे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और दूसरी तरफ टाओलू बाकी के दोनों बंदों से फाइट करने लगता है। इस टाइम पर मुरोंग के ऊपर तीरों की बारिश अभी भी जारी है। एक बहुत से तारम तीर एक तरफ से उनकी तरफ आने लगता है। मुरोंग जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और इस तीर को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। सुनन कहने लगता है जल्दी से सामने से हट जाओ, मैं इस तीर को रोक सकता हूँ। ये कहते सुनन जोर से कूदता है और सीधे मुरोंग के सामने आकर उस तीर को भी काट देता है। इस तरीके से लगातार 3 तीर उसके ऊपर फायर होता है जिन सभी को वो रोक देता है। ये देखकर मुरुंग और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो सोचने लगती है ये तो बहुत ताकतवर है, ये जिस तेज रफ्तार में इन तीरों को रोक रहा है इस लेवल पे पहुंचने में तो मुझे काफी लंबा टाइम लग जाएगा। कल्टिवेशन लेवल के हिसाब से ये भी जिस लेवल पर है वहां पर तो मैं कई साल पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन तब मैं इतनी ताकतवर नहीं थी। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इस फाइट में 2 स्किल से यूज कर रहा है, जिनमें से एक का नाम है लाइटनिंग स्वॉर्ड प्ले और दूसरी का नाम है विंड स्टेप्स। इन दोनों को इतना जल्दी सीखना काफी मुश्किल होता है। मुरोंग ये सोच रहा होता है इस टाइम पर लिन जुआन जो कि इस बंदे टियानलू से फाइट कर रहा है, ये जो शिले कहता है मुरोंग तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे इस फाइट में तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर लिन जुआन केवल मुरोंग को अपनी मदद के लिए बुलाता है क्योंकि बाकी दोनों बंदे इस बंदे बिग गाय से फाइट कर रहे हैं और इन दोनों के लिए भी इस बंदे बिग गाय से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। लिन फैन और यू फैंग दोनों साथ मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे, ये बंदा अकेला ही इन दोनों को हरा रहा है। फाइट करते हुए बिग गाय बोलने लगता है तुम सभी का ये स्ट्रगल एकदम बेकार है, हमसे फाइट करना छोड़ दो और सीधे सीधे हमारे हाथों से मर जाओ। यहाँ पर हम दोनों मिलके तुम चारों खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा साथी गोंगजी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो तुम्हारे उस 5वें साथी को खत्म कर देगा। एक 3 स्टार के वॉरियर के लिए उसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर लिन फैन और यू फैंग दोनों काफी चौंक जाते हैं। लिन फैंग कहने लगता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा वो साथी एक 3 स्टारलेट वॉरियर है, येनिक्स का मतलब सुनैन इतनी तेजी से अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। इसी टाइम पर टियानलू और मुरोंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। टियानलू मुरोंग के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल तुम ही होगी जो कि जिंदा बचोगी, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। जब तक तुम मेरी सारी बातों को मानोगी तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो जल्दी से मेरे साथ सरेंडर कर दो और आगे की पूरी लाइफ के अंदर मुझे सेटिस्फाई करो। टियानलू जब भी कह रहा होता है इसी टाइम पर लिन जुआन पीछे की साइड से उस पर अटैक करता है, जिसे टियानलू बिना देखे ही उधर से ब्लॉक कर लेता है। इससे मुरोंग थोड़ा चौंक जाती है, उसे ऐसा हो जाता है कि बंदा बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो इससे कहने लगती है सपने देखो मैं तुम्हारे सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगी। इसी तरीके से ये फाइट आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर इस फाइट के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे ये बिग गाय लिन फैन और यूफेंग के साथ में जैसे खेल रहा है। इसने एक हाथ से लिन फैंग की भालू को पकड़ लिया है और फिर दूसरे हाथ से अपनी एक्स से उसने यूफेंग के ऊपर अटैक कर दिया है और ये दोनों ही इस एक बंदे के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसी टाइम पर बिग गाय इन सभी से कहने लगता है तुम सभी की फाइट कल कुछ सेकंड तक चलने वाली है, क्योंकि इसके बाद में हमारा वो तीसरा साथी तुम्हारे उस 5वें बंदे को हराकर इस जगह पर आ जाएगा और फिर जल्दी से तुम सभी खत्म कर देगा। तब तक तो हम केवल तुम्हारे साथ में खेल रहे हैं। तभी एकदम से इस बिग गाय के तीसरे साथी की जगह सुनैन इस जगह पहुंच जाता है और कहने लगता है तुम सभी को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, तुम्हारा वो तीसरा साथी मारा जा चुका है, वो कभी भी यहाँ पर लौटने वाला नहीं है। ये कहते सुनैन अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में इनके तीसरे साथी का सर लिए इस जगह पहुंच जाता है। इसे देखकर ये दोनों बंदे काफी चौंक जाते हैं। टियानलू चिल्लाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को इतनी तरह से मारने की, इसी तरीके से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें अपने साथी से भेज दूंगा, उससे तुम माफी मांगना। ये कहते टियानलू सुनैन के ऊपर अटैक कर देता है। सुनैन कहता है तो फिर ठीक है आ जाओ। इसी के साथ ही ये दोनों एक दूसरे तरफ बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही खतरनाक तरीके का अटैक करता है। एक दूसरे के पास से गुजरने के बाद में सुनैन तो बच जाता है, सुनैन ने अटैक को डॉच कर लिया है, लेकिन टियानलू इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता। उसके ऊपर सुनैन की तलवार का अटैक हो जाता है, उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वो तुरंत ही मरकर जमीन पे गिर जाता है। अपनी आंखों के सामने इतने ताकतवर हंटर को मरते देखकर लिन जुआन काफी चौंक जाता है। सेम ऐसी हालत मुरोंग की होती है। ये सब के सब अपनी फाइट बंद करके केवल सुनैन को देखने लगते हैं। मुरोंग कहती है ये कैसे हुआ, मुरोंग ने केवल एक के अटैक के अंदर एक 3 स्टारलेट वॉरियर को हरा दिया। इसी टाइम पर सुनैन इस बिग गाय की तरफ बढ़ने लगता है और उसे कहता है अब तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तुमने जिस तरीके से हम पर अटैक किया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल था। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ ये अटैक किसी जरूरत के लिए नहीं है, ये एक पूरा प्लान अटैक है। बिग गाय कहता है तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया, उसके बाद में तुम मुझसे उम्मीद करते हो मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूंगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे नाम टाई शैन है, इतना जान लो यही तुम्हारे लिए काफी है। सुनैन कहता है ठीक है मत बताओ, वैसे शायद से मुझे पता चल चुका है केवल 2 ही लोग हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, या तो ये काम है उस क्वीन टियान का या फिर ओयंग टियानलैन का। क्यों मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। इन दोनों नामों को सुनने के बाद में इस बंदे बिग गाय जिसका नाम टियान चैन है इसके पसीने छूटने लगते हैं। ये बहुत चिढ़ जाता है और तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर यू फैंग और लिन फैंग कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, हम इसे यहाँ से भागने नहीं देंगे, जल्दी से इसे पकड़ो। ये कहते हुए दोनों साथ में इस बिग गाय के पीछे बढ़ जाते हैं। कुछ देर तक दूर जाने के बाद में ये सबके सब सुनैन से देखता है। सुनैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसने इस फाइट के अंदर भले ही कम अटैक किया है, लेकिन उन अटैक्स के अंदर अपने काफी ज्यादा कल्टिवेशन पावर का यूज किया है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक गया है। ये देखकर मुरोंग जल्दी से सुनैन के पास में आती है, उसे कहने लगती है सुनैन क्या तुम ठीक हो,
तुम्हें क्या हुआ है? सुनील कहता है, नहीं नहीं, कोई चोट नहीं लगी, केवल थोड़ा थक गया हूँ, कुछ देर रेस्ट करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मुरोंग की चिंता भी थोड़ा कम हो जाती है और ये देखकर लिंग फेंग की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके चेहरे को देख पता चल रहा है उसे किसी बात पे सुनियन जलन हो रही है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से अपने इन सारे एक्सप्रेशन छुपाते हुए हंसते हुए सुनियन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, सुनियन, आज की फाइट के अंदर तुमने काफी अच्छा किया, अगर आज तुम्हारे साथ में नहीं होते तो हम सबके सब मारे जाते। सुनियन कहता है, तुम्हें इस तरीके से मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी टीम का एक मेंबर हूँ, तुम सभी को बचाने के लिए मुझे इस तो करना ही था। तुम लोग अगर किसी से फाइट करोगे तो इस फाइट के अंदर अपने आप ही मुझे भी शामिल होना होगा। लिनफेंग कहता है, चलो ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए आराम करो, हम मिशन के लिए कुछ देर बाद में निकलेंगे। ये सुनकर सुनियान उसी के बैठ जाता है और लिनफेंग काफी गुस्सा होते हुए यहाँ चला जाता है। इसी रेस्ट टाइम पीरियड के अंदर लिन चुआन को आगे भेजा जाता है केव्स की जानकारी निकालने के लिए, उन केव्स की जहाँ पर ड्रैगन अक्सर रहते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद में लिंचुन वापस से इस घर आता है और कहने लगता है, मुझे वो जगह मिल चुकी है जहाँ पर वो ड्रैगन है। जिसमें लिनफेंग काफी खुश जाता है। वो सुनियन से कहता है, सुनियन, अब जल्दी उठो, हमें आगे बढ़ना है, तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्या हम आगे बढ़े या फिर थोड़ा और रुकना चाहिए? सुनियन कहता है, नहीं नहीं, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद में ये सबके सब आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक लगातार चलने के बाद में ये सीधे एक गुफा के पास में पहुंचता है और छुप के थोड़ी दूर से इसे देखने लगता है। लिनफेंग उस गुफा को दिखते हुए सभी को बताने लगता है, अक्सर अर्थ ड्रैगन अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है उनके साथ में और भी ज्यादा ड्रैगन हो। अगर किसी भी जगह पर एक साथ दो अर्थ ड्रैगन दिखाई दे, यानी इसका मतलब वो जल्दी ही मीट करने वाले हैं। इस मीटिंग के टाइम पीरियड के अंदर ही ये दोनों साथ में होते हैं। जैसे ही ये पीरियड खत्म होता है दोनों वापस अलग हो जाते हैं। मेल ड्रैगन तो गुफा को छोड़ चला जाता है, लेकिन फीमेल ड्रैगन हमेशा ही गुफा के अंदर रहती है, एक्सो संभाल के रखती है। यानी इसका मतलब अब हमारे और इस मिशन को कंप्लीट करने के बीच में केवल ये एक फीमेल अर्थ ड्रैगन है जो कि इस गुफा के अंदर है। हमें किसी तरीके से उसे डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ बाहर बुलाना होगा। इसी टाइम पर हमें से कोई और इस गुफा के अंदर जाकर उन एक्सो चुरा लाएगा। मुरोंग कहती है, प्लान तो काफी सही है, लेकिन इस प्लान के अंदर हमें किसे भेजना चाहिए, क्योंकि इस मिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो एक गुफा के अंदर जाएगा। लिन चुआन आगे बढ़ते बोलता है, मैं जाता हूँ। लिनफेंग कहता है, नहीं तुम नहीं, इस मिशन के अंदर हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसकी स्पीड जाती है, जो हमारे पास में तुमसे भी फास्ट एक कल्टिवेटर है। सुनियान, मुझे लगता है तुम्हें इस मिशन के लिए जाना चाहिए, मैंने तुम्हारी लाइटिंग स्पीड देखी है, अगर तुम उस स्पीड का यूज करोगे तो काफी तेजी से उन एक्स को बाहर लेके आ सकते हो। इसके अलावा मेरे पास में ये ड्रैगन रॉक पाउडर भी है, इसे अपनी बॉडी के एसेंस में पूरी तरह छिड़क लेना, इससे तुम्हारी स्पेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इससे ऐसा हो सकता है वो ड्रैगन काफी लंबे टाइम तक तुम्हें नोटिस ना कर पाए। सुनते ही सुनन इस काम के लिए मान जाता है और तुरंत ही उस बटर को ले लेता है। इसी मुरोंग को सुनन थोड़ी चिंता होने लगती है। वो उसे कहती है, सुनन, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? एक बार फिर से सोच लो, तुम इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक पार्ट करने वाले हो। सुनिन कहता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद में लिनफेंग और यूफेंग दोनों थोड़ा दूर हट जाते हैं। इनके चेहरे पर एक शैतानी हंसी होती है। इसके कुछ मिनटों बाद में एकदम सही टाइम पर यह मिशन शुरू होता है। बाहर की साइड में कल्टिवेटर जोरों से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो किसी तरह से जोरों से शोर मचाते हैं ताकि गुफा के अंदर से ये अर्थ ड्रैगन अपने आप बाहर आ जाए। ये तरीका काफी सीधे से काम करता है। अर्थ ड्रैगन बाहर आ जाती है। इसे देखकर ये बाहर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं ये बहुत भी डर जाते हैं। इन सभी में से अकेला लिन चुआन ही होता है जो कि प्लान को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता है। इस ड्रैगन को और डिस्ट्रैक्ट और अपने पीछे भगाने के लिए वो इसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे ड्रैगन गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत तेजी से इन सभी के पीछे बढ़ जाती है। ये सब के सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर सीमो को देखकर सुनैन उस गुफा के अंदर घुस जाता है। उस गुफा के थोड़ा अंदर ही उसे घोंसला दिखाई देता है जिसके अंदर उस ड्रैगन के 3-4 एक्स होते हैं। उन एक्स को देखते ही सुनैन बहुत खुश जाता है। वो जल्दी से उन एक्स को उठाता है और वो कहने लगता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर पहली बार इन एक्स को देखा है, इनकी बहुत तारीफ सुनी है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कल्टिवेशन पावर होती है। अपने फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। मुझे भी एक बार इसे यूज करके देखना चाहिए, मेरे पास में थोड़ा टाइम है। ये कहते सुनैन एक एग के ऊपर धीरे से मारकर उसे तोड़ता है और फिर उसमें जो भी लिक्विड होता है उसे तुरंत ही पी जाता है। इसके साथ ही सुनैन को पता पड़ता है ये एग कल्टिवेशन पावर के अंदर काफी अच्छे होने के साथ साथ में टेस्ट में भी काफी शानदार है। इस वजह से सुनैन को तो रोक नहीं पाता। वो जल्दी से एक और एग को उठाता है और उसे तोड़कर उसके लिक्विड को तुरंत ही पीने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी से किसी गुर्राने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर सुनैन समझ जाता है वो अर्थ ड्रैगन वापस इस जगह पर आ रहा है। इसके साथ ही सुनैन जल्दी से वो एग जिसे उसने अभी भी तोड़ा है उसके साथ में एक और एग जो कि नेस्ट के अंदर है उसे उठाकर तेजी से उस गुफा से बाहर निकलने लगता है। लेकिन बाहर निकलने में थोड़ी देर हो जाती है। जैसे ही सुनैन बाहर निकलता है उसे सामने की तरफ वो ड्रैगन दिखाई देती है, जिसे देखते ही सुनैन के पसीने छूटने लगता है क्योंकि उसे पता है ये ड्रैगन अब बहुत गुस्सा होने वाली है। जैसे ही इस ड्रैगन की नजर अपने अंडों में पड़ती है उसे दिखाई देता है सुनैन के हाथ में एक एग है जिसके ऊपर एक छेद हुआ हुआ है। इसके साथ ही इस ड्रैगन की आंखें बहुत ही गुस्से में लाल हो जाती है। ये तेजी से सुनैन के पीछे भागने लगती है। सुनैन भी कहीं और भागना शुरू कर देता है। ड्रैगन की रफ्तार को कम करने के लिए सुनैन सीधे जंगल के अंदर भागता है। ड्रैगन इससे भी रुकते नहीं है, वो सीधे पूरे जंगल को चीरते हुए सुनैन के पीछे भागती रहती है। इस सीन को यूफेंग और लिनफेंग थोड़ा दूर से देख रहे होते हैं।
यूफेंग कहने लगता है ये क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं लगा था ये ड्रैगन अपने टूटे हुए एक्स को देखकर इतना गुस्सा होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस ड्रैगन के इतना गुस्से में क्या कारण है, ये इस तरीके से इतने गुस्से में सुनियन के पीछे क्यों लगी है। लिनफेंग कहता है ये मेरा प्लान है, मैंने सुनियन को इस मिशन के शुरू से पहले एक पाउडर दिया था, मैंने उसे बताया था इस पाउडर की मदद से वो ड्रैगन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी, लेकिन असल में इस पाउडर से इससे उल्टा ही होता है। ड्रैगन का सारा ध्यान इस पाउडर के ऊपर ही जाता है, जिस किसके ऊपर भी ये पाउडर लगा होता है ड्रैगन उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ड्रैगन को ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो ये ड्रैगन सुनियन के पीछे तभी छोड़ेगी जब सुनियन मरेगा और उसकी बॉडी के ऊपर से ये सारी गंध खत्म होगी। इसलिए अब हमें जल्दी से इस मिशन के अंदर आगे बढ़ना होगा, किसी भी तरीके से सुनियन के पास से उस एग को हथियाना होगा। अगर सुनियन ने किसी भी एक एग तोड़ दिया तो फिर इस पाउडर का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये ड्रैगन पाउडर की वजह से नहीं बल्कि अपने एग के टूटने की वजह से उसके पीछे लग जाएगी। उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है उसे मारने के बाद में वो हमारे पीछे लग जाए। ये कहते हुए लिनफेन भागते हुए सुनियन के पास में आकर उसे कहने लगता है सुनियन जल्दी से उस एग को मेरे हवाले कर दो, ये ड्रैगन उसी एग की वजह से तुम्हारा पीछा कर रही है, अगर वो एग तुम मुझे दे दोगे तो तुम्हारा पीछा करना बंद कर देगी। सुनियन कहता है और तुम्हारा क्या, अगर ये एग मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हारी जान मैं इसे तो खतरे में नहीं डाल सकता। लिनफेंग कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास में एक प्लान है, जल्दी से उस एग को मेरी तरफ फेंको, इस ड्रैगन से कैसे निपटना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनते ही सुनियन मान जाता है, वो जल्दी से एक एग को लिनफेंग की तरफ फेंक देता है। जिसे देखते ही पहले तो लिनफेंग बहुत खुश होता है, तभी एकदम से वो थोड़ा गौर से देखता है उनमें से एक एग के ऊपर कुछ क्रैक्स पड़े हुए हैं। सुनियन ने बड़ी चालाकी से लिनफेंग की तरफ वो एग फेंका जो कि पहले से टूटा हुआ था। इस टूटे एग को देखने के साथ ही ये ड्रैगन अब लिनफेंग के पीछे लग जाती है। लिनफेंग चिल्ला कहता है सुनियन ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ ट्रिक की। ये सुनकर सुनियन खुश होता हुआ वहां से भागते हुए कहता है तुम्हें जस्ट सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक मजाक था, ये एग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फाइट के अंदर मैंने बहुत ज्यादा कल्टिवेशन पावर का यूज किया है, इसलिए इस एग को मैं कभी भी किसी और के हवाले नहीं करूंगा, इसके सारे न्यूट्रिशन मेरे ही काम आएंगे, इसकी मदद से मैं अपना कल्टिवेशन करूंगा। जब तक मैं ये करता हूँ तब तक के लिए ये ड्रैगन तुम्हारे पीछे लगी रहेगी, इस ड्रैगन के साथ में अच्छी तरह एंजॉय करो। चलो इससे कुछ जाने दो, मुझे जल्दी से मुरोंग के पास में पहुंचना चाहिए। लिनफेंग मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह मजे करना। ये कि सुनियन इस जगह से काफी दूर निकल जाता है और उस जगह पहुंचता है जहाँ पर उसे मुरोंग के होने की उम्मीद होती है। तभी उसे पता चलता है जिस टाइम पर वो उस गुफा के अंदर था उस टाइम पर बाहर की साइड भी काफी बड़े बड़े सीन हो गए हैं। उसे उस जगह पहुंचने पर पेड़ के पास में एक बंदा बैठा हुआ दिखाई देता है, ये यूफेंग है। उसे देखकर सुनियन कहने लगता है यूफेंग क्या हुआ, तुम इस तरह से बैठे क्यों, देखो मैं आपको लेकर वापस आ चुका हूँ। ये कहते सुनियन यूफेंग के एकदम पास से पहुंचता है, उसे दिखाई देता है यूफेंग के सर में एक तलवार घुसी हुई है और यूफेंग मरा हुआ है। तभी सुनियन को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, ये आवाज है लिन चुआन की जो कि दूसरे पेड़ के पास में पड़ा हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है, इसके मुंह से खून बह रहा है। सुनियन जल्दी से लिन चुआन को संभालने की कोशिश करता है, वो सब पूछता है यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कुछ किसने किया। ये सुनने के साथ ही लिन चुआन को होश जाता है, वो कहने लगता है इस सब के पीछे उस बंदे का हाथ है जो कि हम पर थोड़े टाइम पहले अटैक करने आया था, उसने यूफेंग को मार दिया और मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि उसने मुरोंग को पकड़ लिया है। तुम जल्दी से जाओ और मुरोंग को बचाओ, बीस्ट फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। सुनने के साथ ही सुन को बहुत ही गुस्सा आता है, उसकी बॉडी के अंदर से कल्टी निकलने लगती है। वो चिल्ला कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुरोंग को हाथ लगाने की, मैं वादा करता हूँ अगर उसने मुरोंग के एक बाल को भी तोड़ दिया तो मैं उसकी लाइफ बहुत बुरी तरह से खराब कर दूंगा, उसे अपने इस काम के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से रिग्रेट होने वाला है। सुनियन की इस एनर्जी को देखकर लिनचुआन काफी चौंक जाता है, वो सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, इसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी कैसे निकल रही है, ये केवल एक सिंथेस्टर का वॉरियर है, इसके बावजूद भी इतनी एनर्जी। ये सोचकर लिनचुआन आई कहता है ठीक है अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता हूँ, कुछ देर तक यहाँ पड़ा रहूंगा, उसके बाद में मेरी हालत थोड़ी बहुत रिकवर हो जाएगी, मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए लिनचुआन बड़ी चालाकी से बिना कुछ कहे सुनियन का पूरा फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर डालने की कोशिश करता है। इसे देखकर सुनियन अपने पास जो एग होता है उसे लिनचुआन को पकड़ा देता है और उसे कहने लगता है मेरे को मुरोंग को बचाने के लिए जाना है, तब तक के लिए ये एग तुम्हारे पास में रहेगा, मुरोंग को बचाने के बाद में हम जल्दी ही इस जगह वापस आ जाएंगे। ये सुनकर लिनचुआन ओके बोलकर उस एग को ले लेता है। यहाँ से हम इस बीस्ट फॉरेस्ट के एंट्रेंस सीन दिखते हैं जहाँ पर ये बंदा जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ इसलिए हम इसे बिग गाय बुलाएंगे, अपनी एक बहुत बड़ी एक्स के साथ में सुनियन के आने का इंतजार कर रहा है। इसके साथ मुरोंग भी है जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। मुरोंग इससे कहने लगती है मुझे यहाँ जाने दो और खुद भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, सुनियन यहाँ पर किसी वाले में नहीं आने वाला है, मुझे पता है तुम उसी का इंतजार कर रहे हो, उससे बदला लेना चाहते हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। बिग गाय कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुमने कभी उसकी आंखों में नहीं देखा, वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है, तुमने देखा नहीं उसने कितनी तेज रफ्तार में आते हुए तीर को अपने हाथों से रोक दिया था क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता था। मुझे यकीन है उसे जैसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है तो बहुत बुरी तरह पागल हो जाएगा और पूरी रफ्तार में इधर आने लगेगा। एक हंटर से ये सुनने की बात में मुरोंग को भी एहसास होने लगता है कि सुनियन काफी अच्छा है और उसे केयर करता है। तभी बिग गाय मुरोंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है
कितना अच्छा होगा जब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा और मैं उसका उतरा हुआ चेहरा देखूंगा, क्योंकि उसके यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हारी इनोसेंस पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। ये कहते हुए बिग गाय मुर्रों को कस के पकड़ लेता है और फिर कहता है, वैसे तो मुझे इस सब के अंदर कुछ का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे एक साथी को इससे बहुत इंटरेस्ट था जिसे तुम्हारे दोस्त ने मार दिया। ये सब करके मैं उसका ये बदला ले लूंगा। ये कहते हुए बिग गाय मुर्रों को किस करने की कोशिश करने लगता है। मुरुंग जल्दी से अपना चेहरा दूर उठाने लगती है और कोशिश करने लगती है ये किस तरीके से बिग गाय उससे दूर हट जाए। तभी सुनैन इस जगह पहुंच जाता है। बिग गाय को उसके आने की हट हो जाती है। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए। मैंने जितना सोचा था उस थोड़ा जल्दी आए हो। तुम्हें पता चल चुका होगा ये लड़की यहीं पर है। ये कहते बिग गाय जब पीछे की तरफ देखता है उसे सुनैन दिखाई देता है जो कि पागलों की तरह उसकी तरफ आ रहा है। वो सीधे इस बंदे पर अटैक कर देता है जिसे बिग गाय अपने एक्सपेंस से ब्लॉक करता है और फिर लगातार ये फाइट आगे बढ़ने लगती है। दोनों के दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते जाते हैं और इसी तरीके से इस पूरे जंगल के अंदर एक दूसरे से भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर सुनने के साथ में एक दिक्कत है, उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा कम है। कुछ सेकंड्स तक फाइट करने के बाद में वो बहुत जल्दी थक जाता है और हाफने लगता है। बिग गाय कहता है, क्या तुम बस तय कर सकते हो? अभी तक तुमने जितनी भी स्किल्स दिखाई वो काफी शानदार थी, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। इतनी सी फाइट के अंदर तुम इतनी बुरी तरह थक गए, तब तो तुम मेरे सामने ज्यादा तक नहीं टिक पाओगे। ये कहते बिग गाय अपने खतरनाक अटैक को तैयार करने लगता है जिसे मुरुंग पहचान जाती है। वो चिल्ला कहती है, सुनैन जल्दी यहाँ से भागो, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। बिग गाय कहता है, नहीं अब यहाँ से भाग नहीं सकता है, यहाँ पर आ तो गया है, अब यहाँ से मेरे साथियों के पास में जाएगा। सुनैन कहता है, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के बीच में एक चीज बहुत सिमिलर है, तुम तीनों ही कुछ भी करने से पहले बहुत ज्यादा बोलते हो, यही कारण है तुम्हारे साथी इतनी आसानी से मारे गए। बिग गाय कहता है, बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। तो बिग गाय सुनैन के ऊपर एक जोश अटैक करता है। सुनैन जल्दी से अपनी तलवार को बिग गाय की तरफ मारता है जिसे बिग गाय अपने एक्स की मदद से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसी टाइम पर सुनैन को दूसरा अटैक करता है। वो जल्दी से बिग गाय के पास में आकर अपने हाथ से इसके पेट पर एक बहुत जोर से मुक्का मार देता है। इस मुक्के के अंदर बहुत ज्यादा जान होती है। इस बिग गाय के मुंह से बहुत जोर से खून बहने लगता है और उछल के बहुत दूर से गिर जाता है। इसके हाथ में से इसकी एक्स छूट जाती है जिसे सुनैन पकड़ लेता है। तभी बिग गाय जल्दी से खुद को संभालता है और कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? तुम इस स्किल का कैसे यूज कर सकते हो? ये स्किल तुम्हारे पास में है, यानी इसका मतलब तुम एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिकोनर हो। यहाँ पे सुनैन को भी ठीक से नहीं पता मार्शल आर्ट प्रैक्टिकोनर क्या होता है। वो बस सीधे हमें हिला देता है। वो कहने लगता है, बहुत अच्छे, आखिरकार तुम मुझे पहचाने गए। मैं अब तक सबके सामने अखबार को छुपा के रखा था, तुम इतनी बुरी तरह से मुझे देख रहे हो, इतने चौंके हुए हो, इससे पता चलता है और इन पावर को छुपाने में मैं पूरी तरह कामयाब रहा। अब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम बहुत बुरी तरह थके हुए हो, मैं तुम्हें टॉर्चर करना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम्हें यहाँ पर जिसने भेजा है उसके बारे में मुझे बता दो, इसके बदले में मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। बिग गाय कहता है, सपने देखो, मैं एक प्रोफेशनल हंटर हूँ, अपने काम के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा। ये कहते हुए बिग गाय सुनैन के ऊपर अपना आखिरी मुक्का मारने की कोशिश करता है जिसे सुनैन बड़ी से ब्लॉक कर लेता है। बिग गाय एक मुक्का मारता है जिसे भी सुनैन ब्लॉक करता है। इसके साथ ही सुनैन की कल्टीशन एनर्जी बिग गाय की बॉडी के अंदर जाने लगती है और बिग गाय की पूरे मुंह से खून बहने लगता है। इसके बाद में सुनैन इस बिग गाय के सर पर एक धीरे चपली मारता है जिसके साथ ही ये फाइट खत्म हो जाती है। बिग गाय जोर से जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद में सुनैन मुरुंग के पास में आता है जो कि अभी भी काफी चौथ चौंकते हुए लगातार उसे देखती जा रही है। सुनैन कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुरुंग धीरे से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। सुनैन कहता है, मुरुंग क्या तुम मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकती हो? तुमने आज मेरी काफी ज्यादा पावर देख ली है, इसके बारे में किसी को बताना मत। मेरी सारी मार्शल आर्ट स्किल एकदम सीक्रेट रहनी चाहिए, तभी मैं सेफ रह सकता हूँ, वरना मेरे ऊपर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मुरुंग कहती है, तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन कम से कम तुम मुझे तो बता दो, तुमने इतने कम टाइम के अंदर इतना क्षमता कल्टीवेशन कैसे किया? तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल काफी ज्यादा लो है, इसके बावजूद भी इतने खतरनाक स्किल्स का फाइट में यूज कर पाना काफी मुश्किल होता है। अभी जिस हंटर से तुमने फाइट की थी ये एक 4 स्टार वॉरियर था, इसे फाइट कर पाना आसान नहीं है, तुम इसे कैसे हरा पाए? सुनैन कहता है, इसे हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तब तक के लिए जब तक वो मुझे अपने ताकतवर अपोनेंट समझता था, उसने कुछ टाइम बाद में मुझे कमजोर समझना शुरू कर दिया। मेरे कल्टीवेशन के कम लेवल की वजह से हर कोई ऐसा ही करता है, मुझे कमजोर समझने की कोशिश करता है, जिस वजह से मुझे एक सही मौका मिल जाता है उस पर अटैक करने का। अगर यहाँ पर इस फाइट के अंदर वो अपने फुल पोटेंशियल से फाइट करता तो मैक्सिमम चांसेस थे वो जीत जाता। सुनैन की इस बात को मुरुंग मान जाती है। सुनैन ये कहता है, जब आने से पहले लिन चुआन की बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए थे, हमें जल्दी से उसके साथ पहुंचना होगा, उसकी इंजरीज काफी ज्यादा खतरनाक है। मुरुंग तुरंत ही इस चीज के लिए भागे देती है। तभी एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। सुनैन तो लगातार मुरुंग की तो देख रहा होता है, लेकिन मुरुंग को कुछ आता हुआ दिखाई देता है। मुरुंग जल्दी से सुनैन को साइड में धक्का दे देती है। इसी के साथ ही एक तलवार सीधे आकर मुरुंग के सीने में घुस जाती है। इससे सुनैन एक सेकंड के लिए तो बहुत भीतर चौंक जाता है, उस समझ में नहीं आता वो क्या करे, फिर जल्दी से मुरुंग को संभालने लगता है। इसी टाइम पर साइड में दिखाई देता है ये अटैक इस बंदे ने किया है। जो सुनैन मुरुंग को संभाल रहा होता है ये जल्दी से इसे दूर हट जाता है। इसी टाइम पर सुनैन बहुत जोर से रोना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुरुंग ये क्या हुआ?
तुमने ऐसा क्यों किया? ये अटैक मेरे लिए था, इसे तुम्हें मेरे ऊपर ही पड़ देना चाहिए था। मुरंग कहती है, तुमने अब तक 2 बार मेरी लाइफ बचाई है, अब मैं तुम्हें इस तरीके से मरने नहीं दे सकती। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हें मरता देख सकूं। ये कहते हुए मुरंग के घाव और उसके मुंह से लगातार खून बहने लगता है। इस टाइम पर सुनरी के घाव को और ज्यादा खतरनाक करने के लिए कहीं से किसी के ताली बजाने की आवाज आने लगती है। ये तालियां ओजिंग टियान बजा रहा है, जिसके साथ में एक और बंदा है। ताली बजाते हुए ये सुनने से कहने लगता है, क्या बात है, मुझे बिल्कुल भी लगा था एक घटिया सा लड़का जो कि एक कचरा है वो इतना कैपेबल होगा कि एक लड़की उसके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगी, और वो भी वो लड़की जो कि अज़ूर स्काई की तीसरी सबसे सुंदर लड़की है, जिसके आसपास में लड़कों की लाइन लगी रहती है। ये सुनने के साथ ही सुनन गुस्सा वापस हाइपर होने लगता है। वो चिल्ला कहता है, ओयंग टियान, ये तुमने क्या किया? ये कहते सुनैन ओयंग टियान तो बनने लगता है। तभी मुरुंग खांसने लगती है, इसलिए सुनैन वहीं पे रुक जाता है और लगातार मुरुंग को जगाए रखने की कोशिश करने लगता है। उसे कहता है, मुरुंग ये सब मत करो, तुम इस तरह से मर नहीं सकती हो, अभी भी बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम जानती हो 1 साल पहले भी तुम पर एक अटैक हुआ था, उस टाइम पर मैं था वो जिसे तुम्हें बचाया था, इसी वजह से अभी भी तुम्हारी लाइफ को मैं ऑन करता हूँ, तुम अब इस तरह से मर नहीं सकती। मुरुंग कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा एंड यहीं पर आ चुका है, मैं इस लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि मरने से पहले एक बार तुमसे मिल पाई। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और इसे तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। ये कहते हुए मुरुंग अपने पास से उस पेंडेंट को बाहर निकालती है, जिसे देखते ही सुनन के आंसू कफ से बहने लगते हैं। असल में ये पेंडेंट सुनन को उसकी मॉम ने दिया था ताकि सुनन इसे अपनी होने वाली वाइफ को दे सके। जब सुनन ने इस पेंडेंट को मुरुंग के पास में देखा तो यही कारण था कि वो बहुत ज्यादा खुश था, और अब जब मुरुंग बनने वाली है तो ये पेंडेंट वापस से मुरुंग को मिल गया है। तभी एकदम से ओयंग टियान की एक बहुत ही खतरनाक सी चीज सुनाई देती है। वो कहने लगता है, क्या शानदार सीन है ये, तुम दोनों को इस तरीके से जुदा होते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें भी मार दूं, इसके बाद में तुम हेल में जाकर इस लड़की को ज्वाइन कर सकते हो। सुनैन, तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों ज्यादा लंबे टाइम तक एक दूसरे से अलग नहीं होगे। मुझे यकीन है ये सुनकर तुम्हें काफी अच्छा लग रहा होगा, इस काम के अंदर मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। इस टाइम पर सुनैन कुछ भी नहीं कहता, बस लगातार उसका आंसू बहते रहता है। वो मुरुंग को जमीन पर लेटा देता है। मुरुंग की अब डेथ हो चुकी है। इसके बाद में सुनैन खड़ा होता है और बहुत ही गुस्से में ओयंग टियानलिन की तरफ देखने लगता है और फिर जोर से उस पर टेक्निक के लिए भागने लगता है। यहाँ पर सुनैन बहुत गुस्से में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओयंग टियानलिन बिल्कुल भी अकेला नहीं है, उसके साथ में एक बहुत ताकतवर एल्डर है, जिसके सामने सुनैन का गुस्सा एकदम बेकार है। सुनैन ओयंग के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी एल्डर बीच में आ जाता है और खुद ही सुनैन के पेट पर एक बहुत जोर से मुक्का मारकर और फिर तुरंत ही उसके मुंह को पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ओयंग टियान कहने लगता है, सुनैन तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ पर ऐसे ही आ जाऊंगा? अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, तुम यहीं पे मरने वाले हो। मेरे साथ में मेरे ग्रैंडफादर है जो कि एक 1 स्टार मास्टर है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इनके हाथों से मरने वाले हो। ये सुनकर सुनैन जो कि जुने पड़ा हुआ है वो लगातार मुरुंग के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, ये क्या हो गया, सब एकदम से खत्म हो गया, मुझे लगा था मेरी लाइफ वापस से स्टेबल हो रही है, लेकिन मैं वापस से उसी जगह पहुंच चुका हूँ जहाँ से मैंने सब शुरू किया था। मैं सच में एक लूजर हूँ जो कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ संभाल नहीं सकता। मैंने सोचा था इस मिशन की मदद से अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, उसके बाद में अपनी मॉम को छुड़ाऊंगा और फिर मुरुंग के साथ में अपनी फैमिली को कंप्लीट करूंगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सब की सब मेरी गलती है। ये सब कुछ लगातार सोचते हुए सुनैन के नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से अब डार्क एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद में सुनैन केवल एक ही बात कहता है, ओयंग टियान तुम मरोगे। इसके साथ ही सुनैन की डार्क एनर्जी इतनी तो बढ़ जाती है कि उसका चेहरा एक वैम्पायर की तरह दिखाई देता है। इसे देखकर ये एल्डर जिसके दम पर ओयंग टियान इतना उछल रहा था, ये खुद भी बहुत भीतर डर जाता है। एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं, मुरुंग की डेथ के कारण सुनैन बहुत गुस्से में है। वो तेजी से ओयंग टियान के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर ये एल्डर बीच में आ जाता है और सुनैन के पेट पर एक जोर से मुक्का मारकर और फिर उसके मुंह को जोर से पकड़कर उस जोर से जमीन पटक देता है। इसके बाद में ओयंग टियान हंसते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है, देखा तुमने, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं अपने साथ में जिस एल्डर को लेके आया हूँ ये एक 1 स्टार मास्टर है, तुमसे फाइट नहीं कर सकते, अब तुम यहीं पे मरने वाले हो। ये सुनने के साथ ही सुनैन की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, ओयंग टियान तुम यही मरोगे। ये सुनकर ओयंग टियान अपने साथ के इस एल्डर से कहने लगता है, एल्डर आगे बढ़िए और इसे खत्म कर दीजिए। एक एक शब्द जो कि इसके मुंह से निकल रहे हैं वो सब मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। जिस सुनकर ये एल्डर अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे इसके हाथों में कुछ जीप से आग जलने लगती है। ये कहता है, अब मैं इस लड़के को अपना फ्लेमिंग स्ट्राइक दिखाता हूँ, उसके बाद में तो ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तभी एकदम से एल्डर बहुत भीतर डर जाता है। उसे दिखाई देता है सुनैन की बॉडी के अंदर से जो थोड़ी बहुत एनर्जी निकल रही थी वो एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इस एनर्जी ने उसकी पूरी बॉडी को ढक लिया है और अब वो एक वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहा है और लगातार एक ही बात कह रहा है, तुम सब मरोगे। ये सब चिल्लाते हुए सुनैन तेजी से इस एल्डर के पास में आता है, पहले तो इसके पेट में और फिर इसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। एल्डर इस टाइम पर इतना चौंका होता है कि वो समझ में नहीं आता वो किससे खुद को डिफेंड करे। इसी टाइम पर सुनैन उस एल्डर के एक पांव पकड़ देता है और फिर जोर से जमीन पर रखता है।
और फिर उसके पेट पर लगातार लाते मारने लगता है। अभी भी वो एल्डर जिंदा है, इसलिए सुनन का मन भरता नहीं है। उसके पास में आकर लब लगातार उसके पेट पर, उसके मुंह पर, जहाँ कहीं भी जगह मिलती है वहाँ मुक्के मारना शुरू कर देता है। सैकड़ों मुक्के अपनी बॉडी को लेने के बाद में फाइनली इस एल्डर की डेथ होती है। लेकिन सुनन का गुस्सा वो भी शांत नहीं हुआ है। वो धीरे से ओयंग की तरफ देखता है। ओयंग बहुत भीतर डर जाता है। वो कहने लगता है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया। ये सुनने के बाद सुनैन ओयंग की तरफ बढ़ने लगता है। ओयंग कहता है, प्लीज वहीं रुक जाओ, तुमने उन्हें मार दिया है, मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। प्लीज सुनैन, तुम मुझे मत मारो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ओयंग फैमिली तुम्हें ढूंढ लेगी और फिर तुम्हें खत्म कर देगी। हमारी फैमिली बहुत ताकतवर है, तुम्हारी पूरी लाइफ को हम पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर भी सुनैन रुकता नहीं है। वो झटके से ओयंग के एकदम पास में आता है और फिर उसे गर्दन में पकड़ लेता है। और अब ओयंग को अपनी मौत दिखाई देने लगती है। वो भी अपनी आखिरी कोशिश करता है, फिर से सुनैन से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। सुनैन का हाथ घूम जाता है। सुनैन के हाथ उसकी गर्दन पे लगते ही ओयंग का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ओयंग की डेथ के साथ में सुनैन को वापस होश आता है। वो कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा था, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मैं ये सब करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। तभी सुनैन को पीछे की साइड से एक एल्डर की आवाज आती है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक किल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था। सुनैन कहता है, एल्डर आप कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एल्डर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं इस लड़की को जिंदा रखूं तो फिर मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। ये कहने के बाद में एल्डर वापस से अपने काम पे लग जाती है। सुनैन बहुत खुश हो जाता है। वो धीरे से कहने लगता है, एल्डर क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुरोंग को अभी बचाया जा सकता है। सुनैन कहते हुए खुश तो हो रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी जितना भी नहीं चलती। एल्डर कहने लगती है, इस लड़की की बॉडी के ऊपर एक काफी खतरनाक घाव हुआ है। इस घाव की मदद से ये आराम से मर सकती है, लेकिन मैंने अपनी पावर को यूज करके इसकी बॉडी के अंदर इसकी लाइफ को लॉक कर दिया है। लेकिन ये केवल तब तक ही चलेगा जब तक मैं अपनी एनर्जी को इस बॉडी के अंदर डाल रही हूँ। अगर एक सेकंड के लिए भी मैंने इस प्रोसेस को रोक दिया तो ये लड़की तुरंत ही मर जाएगी। इस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें इस घाव को ठीक करना होगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। मैं देख पा रही हूँ इस लड़की के पास में जिन कॉन्शियसनेस है, ये एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि यहाँ पर वेस्ट हो रही है। इसने एक बहुत ही बेकार सेट को ज्वाइन कर रखा है। अगर ये मेरी सेट को ज्वाइन करती तब तक तो काफी ताकतवर हो चुकी होती। मैं नहीं चाहती यहाँ पर रहकर इसका टैलेंट वेस्ट हो जाए, इसलिए से मेरे सेट को ज्वाइन करना होगा। एल्डर की इस बातों का मतलब सुनैन अच्छी तरह समझ जाता है। वो कहने लगता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि इसे आप यहाँ से दूर ले जाएंगी? एल्डर कहती है, क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा रास्ता है इसे जिंदा रखने का? एकलौता यही तरीका है। तुम चाहो तो मैं भी इस प्रोसेस को रोक सकती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसमें डालना बंद कर दूंगी। इसके तुरंत बाद इसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। इसके बाद में तुम इस बॉडी को जब तक चाहे अपने पास में रख सकते हो। लड़के, तुम्हें इस बात को समझना होगा, इस लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। इसके इस सेक्रीफाइस को देखकर ही मैं इसकी इस तरह से मदद कर रही हूँ। अगर ये लड़की तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर सकती है तो तुम्हें भी इसके लिए कुछ करना होगा। तुम्हें इस लड़की को भूलना होगा। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा अलग हो, अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। अगर ये लड़की मेरे सेट के अंदर ज्वाइन करती है तो उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम दोनों की डेस्टिनी में लिखा है तुम दोनों का साथ आना। अगर ये सही है तो तुम दोनों दोबारा मिलोगे। तुम्हें खोने के बदले में इसे जो मिलने वाला है वो इस पूरे वर्ल्ड के फ्यूचर को पूरी तरह बदल देगा। अभी तुम्हें ये सोच के संतोष कर लेना चाहिए कि तुम दोनों की किस्मत के अंदर ही अभी के लिए साथ रहना नहीं है और तुम्हारे इस सेक्रीफाइस की वजह से इस लड़की की जान बच सकती है। यही कि तभी एल्डर मुरोंग को अपने साथ में उड़ाते हुए यहाँ जाने लगती है। ये देखकर सुनैन सोचने लगता है, ये एल्डर यहाँ पे फ्लाई कर सकती है, इसका मतलब इनके पास में कम से कम कल्टीवेशन का रॉयल स्टेज है। मुझे यकीन है ये कुछ कर पाएंगी। तभी एकदम से सुनैन को एक आइडिया आता है। वो चिल्ला कहता है, मेरे पास में एम्परर रैंक टैलेंट है, क्या मैं आपके सेट के अंदर ज्वाइन हो सकता हूँ? प्लीज मुरोंग के साथ में मुझे भी अपने सेट के अंदर शामिल कर लीजिए। एल्डर कहती है, नहीं तुम मेरे सेट के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकते हो। इस सेट के अंदर कोई भी मेल डिस्पल नहीं है, ये सेट केवल फीमेल के लिए है। यही कहते हुए वो एल्डर तेजी से निकल जाती है। सुनैन सोचने लगता है, अब वापस से मैंने मुरोंग को खो दिया, मुरोंग यहाँ जा चुकी है। अभी के लिए ऐसा हो सकता है इस एल्डर ने उसे मुझसे दूर कर दिया हो, लेकिन जल्दी ही मैं इसके सेट का पता लगाऊंगा और खुद वहां पे जाकर उसे उस सेट से बाहर निकालूंगा। इसके साथ ही इस एल्डर ने जो मेरी मदद की है इसका भी मैं बदला ले लूंगा। इसके सेट के सभी लोगों को जिंदा छोड़कर सुन यान ये सब कुछ सोच रहा होता है। इसी टाइम पर लिन फैंग और लिu चैन इस जगह पहुंच जाते हैं। इन्हें सामने की तरफ इस एल्डर की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर लिu चैन कहने लगता है, सुनैन ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ओयंग टियान और उसके ग्रैंडफादर को मार दिया। तुम जानते हो इसके बदले में हमें कितनी बड़ी सजा हो सकती है। यहाँ से सेट के अंदर वापस लौटते ही तुम्हें सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने इन दोनों को मारा है। ओयंग फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक है, सेट के अंदर उनका बहुत नाम है। जैसे ही तुम इसे एक्सेप्ट करोगे तुम्हें मार दिया जाएगा। सुनैन कहता है, तुम दोनों कुछ ज्यादा सोच रहे हो, इन दोनों को मैंने नहीं मारा है, यहाँ पर कोई और एल्डर था, जस्ट अभी अभी उन्होंने ही इन दोनों को मारा और फिर यहाँ से चली गई। और तुम दोनों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेट के अंदर क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगा। सुनैन के इतना कहने के साथ ही सुनैन और बाकी सब वापस सेट के अंदर लौट जाते हैं। वहां पर बहस शुरू हो जाती है, जिसके अंदर सुनैन उनसे बता देता है कि उस जंगल के अंदर ब्लिक्स का सेट की एक और एल्डर थी और उसी एल्डर ने ओजिंग टियानलैन और उसके साथी को मारा है। इसी बहस के अंदर ओजिंग फैमिली के लोग भी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं
कि सुनियान जो कि कल्टिवेशन के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, वो किसी भी तरीके से ओयंग टियानलैन और उस ग्रैंडफादर को नहीं मार सकता। इसके अलावा फैमिली के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ओयंग टियानलैन बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर सुनैन को मारने के लिए गया था। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ में सेट के अंदर ये चीज प्रूफ हो जाती है कि सुनैन पूरी तरह से बेकसूर है और उसने किसी को भी नहीं मारा है। इस तरह सुनैन सेट से तो बच जाता है, लेकिन ओयंग फैमिली अभी भी सुनैन का पीछा नहीं छोड़ती। इन्होंने सबके सामने इस तो एक्सेप्ट कर लिया है कि सुनैन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लोग किस तरीके से मौका ढूंढ रहे हैं सुनैन से बदला लेने का, क्योंकि ओयंग टियान सुनैन को मारना चाहता था। इसलिए अब ये बदला ओयंग फैमिली का है। इसके बारे में सुनैन को भी पता है, इसलिए सुनैन जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है तुरंत ही अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है और सोचने लगता है एक बार जब मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी मुझसे बदला नहीं ले सकता। इसलिए मुझे ओयंग फैमिली से बचने के लिए किसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं खुद की पावर को इतना इंक्रीज कर लूंगा कि कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, उस जंगल के अंदर मेरे साथ में हुआ क्या था? वो इविल स्पिरिट वहां पर आई कहां से? सुनैन के इतना सोचने के साथ ही उस अपने माइंड में एक आवाज सुनाई देने लगती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। ये सब कुछ हुआ है उस जाडे पेंडेंट के कारण। वो पेंडेंट तुम्हारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो गया है। इस आवाज को सुनने के साथ ही सुनैन बहुत घबरा जाता है। वो जोश चिल्लाने लगता है, कौन है यहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आओ। ये सुनैन जरूर दिखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे को कोई वहम होने लगे हैं? तभी सुनैन को वापस आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो कहता है तुम सच में एक बेवकूफ हो, मेरी आवाज सुनने के बाद भी तुम्हें पता नहीं चल रहा ये आवाज आ कहां से रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जाडे पेंडेंट ने तुम्हें अपना ऑनर केस सुन लिया। सुनैन कहने लगता है कि सच में तुम मेरे पेंडेंट हो, मेरा जाडे पेंडेंट बात कर सकता है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही उसके पेट में से एक बहुत तेज लाइट निकलती है और सुनैन एक जिप से पहुंच जाता है। उसके सामने की तरफ एक लेडी दिखाई दे लगती है जो कहती है तुम्हारी पूरी फैमिली का अस्तित्व इस जाडे पेंडेंट की वजह से ही है। मैं एक सुप्रीम डिटी हूँ। मेरी सोल को कई साल पहले इस पेंडेंट के अंदर कैद कर रख दिया गया था और अब जाकर मेरे पास एक मौका आया है किसी से बात करने का। अगर सच में ऐसा नहीं होता, मुझे इस पेंडेंट के अंदर कैद नहीं किया जाता, तो मैं तुम जैसे एक बेकार लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करती। ये सुनने के साथ ही सुनैन का डर और इतना बढ़ने लगता है। वो कहता है तुम कौन हो? लेडी कहती है मेरा नाम ये टियान है, लेकिन तुम मुझे नाम से मत बुलाना, तुम मुझे बुलाओ योर हाइनेस। यहाँ पर तुम ये बिल्कुल भी सोचने की कोशिश मत करना कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ और तुम मेरे मास्टर हो। मैं केवल यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, किसी भी तरीके से तुम्हारा क्रिटिशन कर तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने वाली हूँ। ये ट्रेनिंग तुम्हारी अभी से शुरू होगी। इस ट्रेनिंग की मदद से तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे और उसके बाद में मेरे लिए एक रास्ता ओपन करोगे जिससे मैं वापस से मोटल वर्ल्ड के अंदर आ पाऊंगी। सुनैन कहता है कि सच में आप मुझे ट्रेन करने वाली हैं। ये टियान कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होने वाली है। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं तुम्हें कई खतरनाक मिशन दूंगी। इन मिशन को तुम्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर एक बार भी मिशन कंप्लीट करने में तुम देर कर देते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा मेरे हाथों से मरने का। इस लेडी के इतना कहने के साथ ही सुनैन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सुनैन वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जिसे ये लेडी कई तरह से ट्रेन कर रही है। इसी तरीके से एक महीना बीत जाता है, तभी एकदम से सुनैन को परेशान करने के लिए कोई गेट पे नॉक करने लगता है। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पर चैनवुडी है। उसे देखते ही सुनैन कहने लगता है तुम्हारे यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं करता है। जब भी कोई गेट पे नॉक करता है फिर सुनने लगता है तुम ही आए होंगे। तभी चैनवुडी सुनैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ में लेके जाने लगता है और उसे कहता है तुम्हारी बकवास बातों का ये टाइम नहीं है, हमारे सेट के लोगों को कोई परेशान कर रहा है। ये सब कुछ उस ड्रैगन डिटी की वजह से हो रहा है। सुनैन कहता है कौन ड्रैगन डिटी? चैनवुडी कहता है तुम इतनी जल्दी भूल भी गए, मैं तुम बताया था वो ड्रैगन डिटी जो कि हमारे सेट के लोगों को अक्सर ही परेशान करता रहता है, वो बहुत पावरफुल है। उसके सेट और हमारे सेट का एक कंपटीशन चल रहा है। इसके अंदर हमेशा ही उस ड्रैगन डिटी के बल पर वो सेट जीतता आया है और हमारे सेट के लोग बहुत बुरी तरह से हारते आए हैं। इसी वजह से वो ड्रैगन डिटी हमारा बहुत मजाक बनाता है, हमारे बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। अब टाइम आ चुका है हम उसको एक शानदार जवाब दे, तुम हमारा जवाब हो। ये सुनकर सुनैन चैनवुडी की मदद के लिए मान जाता है और उसके साथ में उसे जाने लगता है जहाँ पर ड्रैगन डिटी है। चलते हुए सुनैन सोचता है मैंने एक महीने में काफी अच्छा कल्टिवेशन किया है। सेट के अंदर काफी लोग हैं जिन्हें लगता है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें मेरी पावर को नहीं पता है। अब जब ये फाइट होगी उसके बाद सबको पता चल जाएगा मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी सुनैन चैनवुडी से कहता है वैसे हमारे सेट के अंदर काफी सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स है, तो फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें मदद के लिए मेरे पास रहना पड़ रहा है? उस ड्रैगन डिटी को कोई और सीनियर भी हरा सकता है। चैनवुडी कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो लड़का इसे पोजीशन देता ही नहीं है। ड्रैगन डिटी हमारे सेट के अंदर आकर हमें चैलेंज करता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, उसके चैलेंज के अंदर उसका सामना केवल वही लोग कर सकते हैं जिसके लेवल उसके बराबर का हो। बाकी के ताकतवर कल्टिवेटर से तो वो फाइट ही नहीं करता। अगर किसी कल्टिवेटर को उसे जबरदस्ती फाइट करनी होगी तो वो पूरी तरह से या तो एक अनऑफिशियल फाइट होगी या फिर उस फाइट को अलग से सेट के बाहर ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके बाद में भी ऐसा हो सकता है वो ड्रैगन डिटी फाइट के लिए मना कर दे और सारी ऑर्गेनाइज जो भी किया गया है वो सारा वेस्ट हो जाए। इस बंदे की चालाकी सुनकर सुनैन सोचने लगता है ये तो कमाल है, और ये सोचते हुए सुनैन गुस्सा भी आ रहा होता है। वो गुस्से में कहता है अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चैनवुडी कहता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, जब तुम्हारी और उसकी फाइट होगी तो वो ड्रैगन डिटी अपना नाम बदलकर जरूर से वॉर्म डिटी कर देगा क्योंकि तुम उसे बहुत बुरी तरह पीटोगे। यहाँ से हम इस फाइट एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर दो सेट के कल्टिवेटर है।
इनमें से एक है अज़ूरा सेट के लोग और दूसरे सेट के हैं, जिनमें से ही बीच वाला ड्रैगन डिटी है जिसने अज़ूरा सेट के 3-4 कैलकुलेटर्स को बहुत बुरी तरह पीट दिया है। इन्हें पीटने के बाद में वो बाकी सबसे कहने लगता है तुम्हारे सेट के सभी कैलकुलेटर्स एकदम कमजोर है। अब तक मैंने 3 फाइट करी है जिसमें तुम्हारे सेट के 3 कैलकुलेटर थे, उनमें से एक भी मुझे हरा नहीं पाया है, जबकि हमारा कल्टिवेशन गैप कुछ खास बड़ा नहीं है। इससे प्रूफ होता है तुम्हारा सेट बेकार है। कल्टिवेशन के अंदर तुम अपना लेवल अप तो कर लेते हो लेकिन तुम्हारी पावर नहीं बढ़ती। ये सुनकर एक बंदा बोलने लगता है ड्रैगन डिटी तुम ज्यादा बोलो मत, अभी हम यहाँ पर केवल कुछ ही कल्टिवेटर्स है, जल्दी हमारे एक बहुत ही स्पेशल कल्टिवेटर इस जगह पर आ रहा है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तुम्हारी सारी हकड़ी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, वो तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटेगा। उसका नाम सुनियान है, वो बहुत पावरफुल है। ड्रैगन डिटी कहता है सुनियान ठीक है, उसे भी यहाँ पर बुला लो, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वो भी इस सेट के अंदर अभी भी नया नया आया है। तुम लोग को लगता है वो उससे पावरफुल है, मुझसे हारने के बाद में तुम लोगों का ये भ्रम टूट जाएगा। वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये फाइट शुरू हुए कितना टाइम हो चुका है लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को खुद ही उसके पास में जाना होगा क्योंकि वो तो डरपोक है, वो नहीं आएगा। ड्रैगन डिटी के इतना कहने के साथ ही सुनैन इस जगह पहुंच जाता है। वो कहने लगता है तो ये तरीका है ताकतवर कल्टिवेटर का किसी दूसरे कल्टिवेटर से बात करने का। ड्रैगन डिटी कहता है तो तुम हो वो जिसकी ये सारे लोग तारीफ कर रहे थे। वैसे तुम मुझे तो जानते हो ना, मैं ड्रैगन डिटी हूँ, मेरे पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ। अगर कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो उसको भी जीनियस होना होगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा। तुम तो मुझे कोई बेवकूफ लग रहे हो। इस फाइट की शुरू से पहले ही मैं तुम्हें एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम इस फाइट के अंदर हार जाते हो तो तुम्हें 3 बार मुझे अपना ग्रैंडफादर कहना होगा। इसके अलावा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथी के सामने मैं तुम्हें ज्यादा बुरी तरह नहीं पीटूंगा। इस फाइट के एंड में भी तुम जिंदा बच जाओगे कि मुझे अपना ग्रैंडफादर कह सको। सुनन कहता है इस तरीके से तो यहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी, तुम तो अपने हाथों पे काबू कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर हमारे बीच में फाइट शुरू हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है मेरे हाथ तुम्हारे खत्म होने के बाद ही रुके। ड्रैगन डिटी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो और मेरे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हिट करो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कितनी पावर है। सुनैन कहता है ठीक है, अब याद रखना तुमने कहा था। ये कहते सुनैन अपने एक हाथ के अंदर कड़छी पर इकट्ठा करके तेजी से ड्रैगन डिटी की तरफ भागता है और उसे गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ मार देता है। इसके बाद में सुनैन के थप्पड़ों की रफ्तार और तेज होने लगती है। वो एक और थप्पड़ मारता है और फिर लगातार थप्पड़ मारता जाता है। दूसरे हाथ से उसे गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है तो तुम हो वो ड्रैगन डिटी, यह घटिया सा नाम है, ये तुम्हारे ऊपर ये नाम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ये कहते हुए सुनैन के थप्पड़ लगातार उस ड्रैगन डिटी के गाल में पड़ते रहते हैं। इस तरीके से कई थप्पड़ खाने के बाद में इस ड्रैगन डिटी को एहसास हो जाता है ये फाइट में नहीं जीत सकता। ये तुरंत ही सुनैन के सामने अपने हाथ जोड़ देता है और उसे कहने लगता है इस फाइट के अंदर तुम जीत चुके हो, मैं भी तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे पीटना बंद कर दो। यही कहते हुए वो ड्रैगन डिटी जोर से रोना शुरू कर देता है। चैनवुडी और बाकी सब के सब काफी चौंक जाते हैं। चैनवुडी हंसते हुए बोलता है मुझे पता ही था ये फाइट ज्यादा शानदार नहीं होगी, सुनैन बड़ी आसानी से इसे हरा देगा। इसके बाद में सुनैन इस ड्रैगन डिटी के बाकी साथी की तरफ दिखता है जो कि यहाँ पर आए थे। वो सभी से बहुत डर जाते हैं। तभी सुनैन को अपने आसपास में एक मर्डर ऑरा फील होता है जो कि इस बंदे की बॉडी के अंदर से निकल रहा है। सुनैन इस बंदे को देखते पहचान जाता है ये ओयंग चैंगफेंग है, यानी कि ओयंग टियानलेन का भाई। इसे देखकर अज़ूरा सेट का एक कल्टिवेटर बोलने लगता है ये ओयंग चैंगफेंग यहाँ पर क्यों आया है, इस फाइट के अंदर तो इसका कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर केवल वही कल्टिवेटर्स है जो कि सेट के अंदर अभी नए नए आए हैं। और मुझे तो ये भी समझ में आ रहा इसकी बॉडी के अंदर से ये ओरा बाहर क्यों निकल रहा है, इसे देख के लग रहा है ये थोड़ा गुस्से में है। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है क्या तुम नहीं जानते ये इस लड़का सुनैन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कुछ टाइम पहले ही इसने ओयंग चैंगफेंग के भाई ओयंग टियान को मार दिया था। भले ही ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी इसके ऊपर इल्जाम लगा था, इतना भी काफी है। इस टाइम पर एक तीसरी लड़की बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, सबके सामने ये बात प्रूफ हो गई थी कि ये लड़का सुनैन एकदम बेकसूर है। ओयंग टियानलेन को किसी दूसरे सेट के लीडर ने मारा था। ओयंग टियानलेन की मौत का सुनैन से कोई भी रिलेशन नहीं है। सुनैन बस उस टाइम पर गलत जगह पर गलत वक्त में मौजूद था। ये सब चिल्लाते हुए जब ये लड़की सुनैन की तरफदारी कर रही होती है तो सबके सब इसे देखने लगते हैं। चैनवुडी भी सोचने लगता है ये लड़की है कौन, सुनैन की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है। इसी टाइम पर सुनैन जो कि थोड़ा सा घबराया हुआ है उससे हिटेन कहने लगती है लड़के तुम एक मुसीबत में फंस चुके हो, वैसे तो तुम और ये लड़का दोनों ही मेरे सामने चीटों के बराबर भी नहीं हो, लेकिन ये दूसरी वाली चीटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैं देख पा रही हूँ ये एक एलीट है और इसके पास में कल्टिवेशन के 8 स्टारलाइट है। सुनैन कहता है कल्टिवेशन का 8 स्टारलाइट लेवल, ये तो काफी ताकतवर है। अज़ूरा एकेडमी के अंदर एक कल्टिवेटर अपने कल्टिवेशन को 9 स्टारलाइट तक पहुंचा सकता है, उसके बाद में उसे ग्रेजुएशन हो जाता है, यानी इसका मतलब ये लड़का ओयंग चैन अपने ग्रेजुएशन के एकदम पास में है। तभी ओयंग चैन बोलने लगता है तुम सुनियान हो। इस क्वेश्चन के जवाब में सुनियान बस हमें सिर हिलाता है। ये सुनने के साथ ही ओयंग चैन तुरंत ही सुनियान के पास में आकर उसके पेट पर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिसके साथ ही सुनियान बहुत दूर जा गिर जाता है। उसके मुंह से एक बहुत तेज चीख और खून बाहर निकलता है। चैनवुडी जल्दी से उसके पास में आकर उसे संभालने लगता है। ओयंग चैंगफेंग आगे बोलता है आज की फाइट के अंदर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, केवल थोड़ी सजा दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं तुम्हें मार के रहूंगा, लेकिन यार मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पर मैं इस अकेडमी के अंदर है। लेकिन तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है,
3 महीने के बाद में एकेडमी के अंदर एक एरेना ऑर्गेनाइज होने वाली है जो कि एक डेथ मैच की तरह होगी। 3 महीने के अंदर तुम खुद को जितना तैयार कर सकते हो उतना तैयार कर लेना और उसके बाद में इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करना, जिसके अंदर मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। अगर तुम थोड़ी सी चालाकी दिखाते हो और इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो मैं खुद तुम्हारे पास में आऊंगा और सारे नियमों को तोड़कर तुम्हें मार दूंगा। और एक और बात, अगर दूसरे तरीके से तुम्हारी मौत होती है तो मौत काफी खतरनाक होगी, तुम पूरी लाइफ टॉर्चर होगे, उसके बाद में एंड में खुद ही मर जाओगे। इस धमकी को सुनकर सुनन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर ओजिंग चेंगफेंग के जाने लगता है और जाते हुए एंड में कहता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, अपनी लाइफ के 3 महीने अच्छे से एंजॉय करना क्योंकि उसके बाद में तुम मारे जाओगे। ये सुनकर इससे बाकी कल्टिवेटर होते हैं वो सब के सब सुरन के लिए थोड़ी तरस खाने लगते हैं। उनमें से कहता है ये फाइट तो पूरी से एक तरफा होगी, एक तरफ होगा हमारे सेट का लगभग सबसे ताकतवर कल्टिवेटर जो कि अपने ग्रेजुएशन के एकदम करीब है, और वहीं दूसरी तरफ होगा सेट का एक न्यू कल्टिवेटर जिस सेट के अंदर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और जिसका लेवल भी कुछ खास हाई नहीं है। मुझे इस लड़के के लिए काफी बुरा कर लग रहा है। इसी टाइम पर सुनैन और चैनवुडी दोनों यहाँ जाने लगते हैं। यहाँ पर सुनैन की हालत इतनी खराब है वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। ओयिंग चेंग के एक मुक्के ने उसे बुढ़ते से हिला दिया है। सुनैन के घर पहुंचने के बाद में चैनवुडी कहने लगता है तो क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है, तुम सच में इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हो? सुनैन कहता है मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अगर मैं वहां पर उसके लिए मना कर देता तो ऐसा हो सकता था ओयिंग फैमिली कोई दूसरा प्लान बनाकर मुझे उससे पहले ही मारने की कोशिश करती। अब मेरे पास में 3 महीने है, 3 महीने के अंदर मैं कोई शानदार सा प्लान बना लूंगा। चेनवुडी कहता है किस तरह का प्लान? सुनैन कहता है मैंने कहा ना 3 महीने में बनाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इस प्लान का सबसे पहले स्टेप होना चाहिए मुझे वापस से 20 फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। चेनवुडी कहता है काफी अच्छा प्लान है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। सुनैन कहता है नहीं नहीं मैं अकेला संभाल लूंगा। सुनैन के इतने से मना कर देने पर चेनवुडी को थोड़ा बुरा लगता है। वो कुछ सोचकर अपने पास से एक बोतल को बाहर निकालता है और उसे सुनैन को देते हुए कहने लगता है ये एक बहुत ही स्पेशल पिल है, इसका नाम है फेरी स्पिरिट पिल। इसका यूज करके मैं खुद का कल्टिवेशन करने वाला था। इस बोतल के अंदर टोटल 3 पिल्स है, इसे मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे लगता है इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। ये सुनो सुनैन इसके लिए मना करने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरीके से तुमसे ये ले नहीं सकता हूँ। चेनवुडी कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, चुपचाप से इसे रख लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें मेरे सामने इससे नखरे दिखने की जरूरत नहीं है। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें अपना कल्टिवेशन काफी तेजी से करना है, तुम्हारे पास में टाइम बहुत कम है, इसलिए इन पिल्स का सही तरह से यूज करना और कोशिश करना तुम जल्द से ज्यादा अपना ब्रेक थ्रू कर पाओ। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे साथ में बात करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना कल्टिवेशन अच्छी तरह से करना और सबसे बढ़कर अपने ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये कहते हुए चैनवुडी चला जाता है। इसी टाइम पर ये टियान सुनैन से कहने लगती है तुम्हारा ये दोस्त जितना नॉर्मल दिखाई देता है उतना नॉर्मल है नहीं, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है। सुनैन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या क्या सीक्रेट्स है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो मेरे काफी अच्छा दोस्त है और हर समय मेरे सपोर्ट में है, और उसके किसी भी सीक्रेट के लिए मैं उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे खुद के ही उससे भी बड़े बड़े सीक्रेट्स है। ये कहने के बाद सुनैन उस पिल को बाहर निकालता है, उसे खाता है और वहीं बैठकर अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है। इस तरीके से कुछ मिनट कल्टिवेशन करने के बाद ही सुनैन जब अपने कल्टिवेशन बंद करता है उसे पता चलता है उसका कल्टिवेशन काफी अच्छा हुआ है। केवल इस एक की पिल की मदद से वो कल्टिवेशन के 9 स्टार स्टेज से पहुंच चुका है, इससे वो बहुत खुश भी होता है। इसी टाइम पर यीटियान उसे कहने लगती है अब जल्दी से अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास में 2 पिल्स और है, उन्हें भी खा लो और अपने कल्टिवेशन को और ज्यादा तेज करो। मुझे यकीन है उन दोनों पिल्स को खाने के बाद में तुम स्टारलाइट स्टेज तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा पूरा एक लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जिस सुनकर सुनैन यीटियान की बात मान जाता है वो तुरंत ही उन दोनों पिल्स को भी खा लेता है। इसके साथ ही सुनैन की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बनने लगती है जिसे वो खुद ही संभाल नहीं पाता, उसके पेट में दर्द होने लगता है। यीटियान कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इस एनर्जी पे फोकस करो, उसे अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब करो, शांत हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। जिसको सुनैन वापस अपना कल्टिवेशन शुरू कर देता है, लेकिन इस सबसे बात नहीं बन रही है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसी वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी टाइम पर उसे याद आता है कि चैनवुडी ने जाने से पहले उससे कहा था इन पिल्स का सही तरह से यूज करना है। ये देखकर यीटियान सुनैन को समझाने लगती है तुम ये संभाल सकते हो, इन फेरी पिल्स की सही एनर्जी को तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना होगा, जल्दी ही तुम स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाओगे, तुम्हारा ब्रेक थ्रू बस होने वाला है, बस एकदम इस एनर्जी के ऊपर अपना फोकस रखो। यीटियान के इतना कहने के साथ ही सुनैन फाइनली स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाता है, उसका ब्रेक थ्रू हो गया है। ये देखकर यीटियान बोलने लगती है बहुत अच्छे, अब तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, अपनी बॉडी के अंदर फील करो, तुम्हें अपनी बॉडी के मेरिडियंस में काफी सारे चेंजेस फील हो रहे होंगे। जिसको सुनियान खुश होता बोलने लगता है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी की मेरिडियंस काफी ज्यादा वाइड हो चुकी है, इनके अंदर से अब एनर्जी फ्लो काफी आसानी से हो पा रहा है। अब तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है 3 महीने की इस कल्टिवेशन के अंदर विल पावर उतनी बढ़ जाएगी, मैं ओयिंग चेंगफेंग से भी बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये सब कुछ और भी आसान हो सकता है अगर मुझे ये फेरी पिल्स और भी ज्यादा मिल जाए, इनकी मदद से कल्टिवेशन करना काफी आसान था। यीटियान कहती है क्या तुम सच में लगता है तुम ओयिंग चेंगफेंग से आगे निकल सकते हो? वो इस टाइम पर 8th स्टारलाइट स्टेज पर है और जिस तरीके से तुम यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हो, खुद को उस फाइट के लिए तैयार कर रहे हो,
वैसे वो भी खुद को तैयार कर रहा होगा। इससे पहले कि वो फाइट शुरू हो वो जरूर से 9th स्टारलाइट स्टेज पे पहुंच जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो इससे भी आगे निकल जाए। इसी वजह से तुम्हें उसके बराबर में पहुंचने के लिए अपने कल्टिवेशन को और भी ज्यादा फास्ट करना होगा। न केवल तुम्हारे कल्टिवेशन को बल्कि तुम्हें नई तरह की स्किल्स भी सीखनी होगी। तुमने अब तक अपना पूरा ध्यान अपने कल्टिवेशन में दिया है, कुछ खास नई स्किल्स नहीं सीखी है। इसी वजह से तुम्हारे और उसके बीच में होने वाली फाइट के अंदर उसके पास में स्किल का एडवांटेज होगा। सुनियन कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी मुझे केवल एक ही येलो ग्रेड स्किल आती है जिसका नाम है 13 स्वॉर्ड ऑफ राइजिंग विंड। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ सीखा नहीं। जीटेन कहती है, वैसे तो मेरे पास में काफी सारी स्किल्स है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन अभी तक तुम इस काबिल नहीं हो कि उन्हें सीख पाओ। इसलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो अपने तरीके से जितनी भी स्किल सीख सकते हो केवल उन्हीं पर अपना फोकस करो। मैं रिकमेंड करूंगी कोई एक नई स्किल सीखने के बाद ही तुम्हें बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सुनियान बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है और वो इस टाइम पर बहुत खुश भी है क्योंकि उसने अपनी येलो ग्रेड स्किल को अर्थ ग्रेड तक पहुंचा दिया है और इस काम में सुनियान की मदद ये टियान ने की है, इसलिए सुनियान उसे काफी तारीफ करने लगता है। इन दोनों के बीच में ये बात चल रही होती है तभी इस जगह पर 4-5 कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और सुनियान को घेर लेते हैं। इनमें से कहने लगता है, सुनियान हमें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से भेजा गया है, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। इस काम को तुम आसानी से कर सकते हो, खुद को खुद ही मार लो, वरना हमें तुम्हारे ऊपर कुछ खतरनाक तरीका यूज करके तुम्हें बहुत दर्दनाक तरीके से मारना होगा। ये ऑर्डर हमें क्वीन फैमिली ने दिया है, तुमने क्वीन फैमिली के नियम भी तोड़े हैं। सुनियन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोगों को यहाँ पर क्वीन फैमिली ने भेजा है, लेकिन मैं एक बात तुम सबको बताना चाहता हूँ, मैं क्वीन फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्वीन फैमिली के किसी भी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कल्टिवेटर बोलता है, तुमने न केवल क्वीन फैमिली को बल्कि ओयंग फैमिली को भी काफी ज्यादा परेशान किया है। इसी वजह से क्वीन फैमिली के एड ने हमसे कहा है कि हम तुम्हारे सर को काटकर सीधे ओयंग फैमिली के पास में चले जाएं और उनको तुम्हारा सर दे दें, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ में अभी भी हमारी फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है। इसी वजह से तुम्हारा सर हमारे एक माफी की तरह होगा, तुम्हारे सर को उनको देते हुए हम उनसे माफी मांग लेंगे। सुनियन कहता है, क्या मतलब इस बात का कि तुम लोग मेरे सर को एक गिफ्ट के तौर पर किसी को देना चाहते हो? मेरी बॉडी के ऊपर क्वीन फैमिली का अब कोई भी अधिकार नहीं है, मैंने अपने नाम के साथ में क्वीन वर्ड को भी हटा दिया है। वो क्वीन योशन ही था जिसने मुझे लात मारकर फैमिली से बाहर निकाला था, इसी वजह से अब क्वीन फैमिली का मेरे ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। ये सुनकर एक दूसरा कल्टिवेटर बोलने लगता है, हम यहाँ पर इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? ये लड़का एकदम कचरा है, ये खुद से मार भी नहीं सकता है, हमें खुद ही इसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर इन लोगों का लीडर बोलता है, इसको डायरेक्टली मत मारना, सबसे पहले इसकी दोनों टांगे तोड़ दो, उसके बाद में हम इसे टॉर्चर करेंगे। इसने अभी क्वीन फैमिली के बारे में जो कुछ भी कहा है, पहले इसकी उसकी सजा मिलेगी, उसके बाद में इसे मारा जाएगा। ये सुनकर अभी साथ वाला कल्टिवेटर आगे बढ़ता है और कहने लगता है, सुनियान वैसे क्या तुम्हें पता है क्वीन फैमिली के अंदर तो इन मॉम के साथ में क्या क्या हो रहा है? अपनी मॉम के बारे में सुनते ही क्वीन हन की सारी सी गायब हो जाती है। वो गौर से इस कल्टिवेटर की बातें सुनने लगता है। कल्टिवेटर आगे बोलता है, तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारी मॉम के ऊपर दिखाई दे रहा है। सुनने में आया है तुमने क्वीन टियान को काफी बुरी तरह से पीटा था, इसी वजह से तुम्हारी मॉम को क्वीन फैमिली के अंदर कुछ नए काम मिल गए, उनको एक नया पोछा दिया गया है और सभी कपड़े धोती है। इसके अलावा सुनने में ऐसा भी आया है कि वो काफी ज्यादा घायल है, थोड़ी बहुत बीमार भी है, लेकिन फिर भी इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी तुम्हारे मॉम के बारे में सुनता हूँ मुझे काफी बुरा लगता है कि तुम्हारी गलती की सजा सबसे पहले उन्हें मिलती है। जी सुनकर सुनने का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। इस टाइम पर ये कल्टिवेटर अपनी तलवार निकाल लेता है और यह कहता है, तुम्हें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अब तुम जल्दी से जल्दी और मॉम को मिलना चाहते होंगे। जब हम तुम्हारे सर को और एक फैमिली बस में लेके जाएंगे उसी टाइम पर हम तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे मॉम से भिजवा देंगे, उसके बाद में तुम दोनों अपना रियूनियन अच्छे से एंजॉय करना। यहाँ पर इस कल्टिवेटर की ये बात पूरी होने से पहले क्वीन यान जल्दी से भी तलवार निकालता है और सीधे इस कल्टिवेटर में आकर अपनी तलवार से इसका सर काट देता है और फिर इसके तुरंत बाद यहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर इनका लीडर कहता है, इस लड़के ने क्वीन ली को मार दिया, जल्दी से उसे पकड़ो, हम उसे यहाँ से भागने नहीं दे सकते, उसे पकड़ो और वो जहाँ कहीं भी मिले वहीं पर उसे मार दो। ये सुनने के साथ ही सारे कल्टिवेटर तुरंत ही सुनियान के पीछे लग जाते हैं। सुनियान जो तेजी से हड़बड़ी वहां से भाग रहा है उससे हीटियान एक मजाक करने की कोशिश करती है, उससे कहती है, अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागो। सुनिया तुरंत ही अपनी दिशा बदल लेता है। हीटियान आगे कहती है, यह सामने की तरफ एक वाटरफॉल है, अच्छे से देख के चलना। ये सुनने के साथ ही सुनियन सामने देखता है, सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उस वाटरफॉल के नीचे नहा रही है। उस लड़की को देखकर सुनियन उसे देखते रह जाता है और फिर एकदम से होश में आते हुए हीटियान से कहने लगता है, क्या तुम इस व्यू को देखने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आई हो? क्या तुम चाहती हो मैं एक लड़की को इससे नहाते हुए देखूं? हीटियान कहती है, मेरे को तुमसे छोटा सा काम है, मैं काफी टाइम से बोर हो रही हूँ, तुम्हें वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर उस लड़की के कपड़े हैं। सुनियन कहता है, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब उसका क्या? हीटियान कहती है, जाओ और जाकर उन्हें लेके आओ, और एक बात को अच्छे से ध्यान रखना, वो लड़की बहुत ताकतवर है, वो इस टाइम पर थर्ड मूनलाइट स्टेज पर है। जब तुम उन कपड़ों को लेने के लिए जाओगे उस टाइम पर अगर उस लड़की ने तुम्हें देख लिया तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो कि तुम्हें बचा सकेगा, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, वो तुम्हें खत्म कर देगी। जिसमें सुनियान धीरे धीरे उस वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर हीटियान से कहता है, योर हाइनेस ये सब क्या हो रहा है? इस काम को करने से मेरे कल्टिवेशन में किस तरह का फायदा होगा?
आप मेरे से ये बेकार काम क्यों करा रही हैं? हीटियन कहती है, तुम्हें किसी तरह का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक काम दिया है तो इस काम को तुम्हें करना ही होगा। और एक और बात, अगर तुम इसे आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ ओयंग चैंगफेंग के साथ में जो फाइट होने वाली है उस फाइट में तुम हार जाओगे। सुनियन कहता है, नहीं ऐसा मत कहिए, मैं कर रहा हूँ। इसी टाइम पर उस लड़की को पता चल जाता है कि कोई है जो किसकी तरफ आ रहा है। वो चिल्ला कहती है, कौन है यहाँ पर? ये सुनने के बाद भी सुनियन रुकता नहीं है, वो बस धीरे धीरे उन कपड़ों की तरफ बढ़ता जाता है। इसी टाइम पर उस लड़की को सुनियन फिर से दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अपनी स्किल यूज करती है जिसे पानी के अंदर एक अजीब सी वेव बन जाती है जिसे वो लड़की कंट्रोल कर पा रही है। ये वेव सीधे सुनियन के पास में आती है, उससे कसके पकड़ लेती है और फिर उसे जोर से पानी में उछाल देती है। इसके साथ ही सुनियन उछलकर सीधे पानी के अंदर आई गिरता है और तुरंत ही उस पानी के अंदर डूबने लगता है। हड़बड़ी में वो सीधे उस लड़की की टांगों को ही पकड़ लेता है। इससे वो लड़की जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर सुनियन के मुंह पर एक जोर से लात मार देती है। इसके तुरंत बाद सुनियन के पेट पर भी एक जोर से लात पड़ती है, जिसके साथ सुनियन वापस से उस पानी के बाहर गिर जाता है। किस्मत से वो उस जगह पर गिरा है जहाँ पर उस लड़की के कपड़े होते हैं। उन कपड़ों को देखते ही सुनियन तुरंत ही उन कपड़ों को उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। अब क्योंकि उस लड़की के पास में कोई कपड़े नहीं है इसलिए वो सुनियन का पीछा नहीं कर पाती। इस टाइम पर सुनियन इतनी बुरी तरह डरा होता है कि 4 घंटे तक लगातार भागने के बाद में वो एक जगह पर आके रुकता है और हफ्ते हुए कहता है, ये सब क्या हो गया? उस लड़की ने लगभग मुझे देख ही दिया था और लगभग मुझे बहुत बुरी तरह पीट दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बची है आज। अच्छा हुआ उस लड़की ने मेरा पीछा नहीं किया। जिचेन कहती है, चाहे कुछ भी हो इस मिशन के अंदर तो मजा तो आया होगा। सुनिया शर्माते हुए कहता है, काहे का मजा आया? 2 लात मुंह पे पड़ी, उसका दर्द अभी तक हो रहा है। जिचेन कहती है, वो तो तुम बहुत ज्यादा लक्की हो, उसे सही तरीके से तुम पर लात मारी। लात पड़ने के बाद में तो उस पानी के बाहर आ गिर गए, वरना अगर अगर तुम उस पानी के अंदर ही होते तो वो तुम्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं देती। वैसे तुम्हें पता है तुम अभी तक बचे नहीं हो। वो लेडी न केवल बहुत ताकतवर है बल्कि एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पास में एक बहुत ताकतवर स्टेटस है। मुझे यकीन है आएगी तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारी मुलाकात उससे जरूर से होगी और तब तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। सुनियन कहता है, वो सब तो मैं संभाल लूंगा, अभी फिलहाल आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे इन कपड़ों को चोरी करने के लिए क्यों कहा था? जिचेन कहती है, उन कपड़ों को अच्छी तरह देखो, तुम्हें कुछ खास दिखाई देगा। ये सुनो सुनियन अच्छी तरह देखता है, उसे यहाँ पर एक पाउच दिखाई देता है जो कि एक कॉस्मोस पाउच है। इसे देखते ही सुनियन बहुत खुश हो जाता है। जिचेन कहती है, हाँ ये वही है, इसके अंदर 4 डायमेंशनल स्पेस है। ये पाउच दिखने में छोटा है लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजों को रखा जा सकता है। ये सुनकर सुनियान उस पाउच को इसे देखने लगता है। उसे उसके अंदर काफी सारी पिल्स दिखाई देती है जो कल्टिवेशन में काम आती है। इन्हीं में से एक चीज को सुनियान उस पाउच से बाहर निकालता है। ये एक छोटी सी बोतल है। उसे देखने के बाद में उसे पता चलता है ये एक ड्रैगन ब्लड एसेंस है जो कि कल्टिवेशन करने के लिए काफी बेस्ट चीज है। उसे देखते ही सुनियान तुरंत ही उसे पी जाता है, जिसके साथ ही बिना कुछ कल्टिवेशन किए ही सुनियान का ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है। सुनियान की बॉडी के अंदर से काफी तेजी से ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसी सारी एनर्जी को वो अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही वो एक ही झटके में कल्टिवेशन के सेकंड स्टारलाइट स्टेज, फिर 3rd और फिर इसके बाद में 4th स्टेज तक पहुंच जाता है। इसके बाद में सुनियान को ड्रैगन फिजिक की पावर भी मिलती है। ये एक बहुत ताकतवर स्पेशल स्किल की तरह है जिसके अंदर सुनियान अपने हाथों के अंदर ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करके उसे किसी भी दिशा में शूट कर सकता है। इसी पावर को यूज करके जब सुनियान अपने हाथों के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालकर उसे सामने की तरफ शूट करता है तो वहां पर एक बहुत ही धमाका हो जाता है और उसे शूट करने के लिए सुनियान को कुछ का स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता। इस इम्पैक्ट को देखकर सुनियान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। जिटियान सुनियान से कहती है, लड़के बहुत अच्छे, तुमने ड्रैगन की पावर को अपने अंदर अनलॉक कर लिया है। तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले भी ड्रैगन की पावर थी लेकिन इस एसेंस की मदद से तुम्हें ड्रैगन पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम इसके स्किल्स का भी यूज कर सकते हो। सुनियन कहता है, हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ओयंग चैंगफेंग से फाइट कर अब उसे जीत सकता हूँ। मेरा ये अटैक काफी शानदार है, इस अटैक के पड़ने के बाद में वो जरूर से हार जाएगा। ऐसा हो सकता है इसके बाद में भी वो जिंदा बच जाए, लेकिन मुझे यकीन है उसकी हालत इतनी खराब तो हो ही जाएगी कि वो मुझसे फाइट ना कर पाए। और फिर भी मेरे पास में भी 3 महीने 3 महीने के अंदर मैं तो शानदार कल्टिवेशन करूंगा कि उस फाइट के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सब के सब मुझे देखते रह जाएंगे। सुनैन ये कह रहा होता है तभी आसमान में एक ईगल की आवाज आती है। सुनैन ऊपर तो देखता है और कहने लगता है, ये तो एक बीस्ट है और मुझे लग रहा है इसने हमें देख लिया है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही वो बीस्ट काफी तेज रफ्तार में उसके ऊपर टेक्निक लाइन लगता है और अपने पंजों से सुनैन पर अटैक करता है। उन पंजों के ऊपर ही सुनैन अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मार देता है। ये मुक्का खाने के बाद में वो ईगल वापस हवा में चली जाती है। जी देखकर सुनैन कहने लगता है इसने हार मान ली है। जिटियन कहती है, ये बीस्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। सुनियन कहता है, हम इस टाइम पर बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर है, यहाँ पर इस तरह के बीस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिटियन कहता है, ये बीस्ट फॉरेस्ट का कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, इसका नाम सुप्रीम ब्लैक ईगल है। इनके अंदर स्पेशलिटी होती है कि ड्रैगन को खा जाते हैं। अब क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से ड्रैगन ओरा बाहर निकल रहा है, इसलिए इस बीस्ट को लग रहा है कि तुम कोई ड्रैगन हो, इस वजह से ये तुम पर अटैक कर रही है तुम्हें खाने के लिए। इसी टाइम पर ये ईगल वापस से सुनियन की तरफ अटैक करने लगती है। जिटियन कहती है, अब तुम इस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश मत करो। उस पाउच के अंदर एक स्पेशल रिंग थी जिसका नाम था
बीस्ट टेमिंग रिंग, उस रिंग का यूज करो और इस बीस्ट को अपने काबू में करो। अगर तुम इस चीज के अंदर कामयाब हो जाते हो तो खतरनाक टाइम पर तुम इस बीस्ट का यूज कर सकते हो इसके ऊपर राइड करने के लिए। सुनिन कहता है कि सच में उसके अंदर बीस्ट टेमिंग रिंग भी है। वो लड़की तो बहुत कमाल की थी, उससे इस पाल को चुराकर मैंने काफी शानदार काम किया है। एक ही झटके में काफी लेजेंडरी चीजें मेरे हाथ लग गई है। ये कहते सुनैन पहले तो झुककर इस ईगल के डॉच करता है। चीटें आई कहती है अब जल्दी से एक सही मौका ढूंढो और इस ईगल के ऊपर चढ़ो। इसी टाइम पर ये बीस्ट सुनैन के वापस टक्कर देती है। सुनैन वापस से झुककर टक्कर डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इस बीस्ट की रफ्तार इतनी तेज होती है कि सुनैन के आसपास से कुछ पेड़ टूटे गिरने लगता है, जिससे सुनैन काफी डर जाता है और इस बीस्ट से थोड़ा दूर भागते हुए इसे कहने लगता है ये बीस्ट काफी ताकतवर है, इसके पंख काफी पहने हैं। इसी टाइम पर वो बीस्ट वापिस से सुनैन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस बार उसका अटैक करने का तरीका अलग है, वो एकदम जमीन से उस पर अटैक कर रहा है ताकि सुनैन वापस से झुककर अटैक को डॉच न कर पाए। लेकिन इस बार वो अलग टेक्निक का यूज करता है, वो जोर से उछल जाता है और फिर सीधे इस बीस्ट की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वहीं से इस बीस्ट को थोड़ा ठकाने के लिए इसके मुंह के ऊपर लगातार मुक्के मारना शुरू कर देता है। इस तरीके से बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद में सुनैन उस पाउच के अंदर से उस बड़ी सी रिंग को बाहर निकालता है। उस रिंग में से एक लाइट बाहर निकलती है और ये लाइट जैसे ही उस बीस्ट के ऊपर पड़ती है वो बीस्ट सुनैन के कब्जे में आ जाता है और अब सुनैन को अपनी पीठ के ऊपर उतारने के लिए वो जो भी स्ट्रगल कर रहा होता है वो बंद कर देता है। सुनैन कहने लगता है अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्या तुम्हारा खुद का कोई नाम है? बीस्ट कहता है नहीं, मेरा कोई भी नाम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। सुनैन कहता है तो फिर कैसा रहेगा, मैं तुम्हारा नाम सीयू रख दूं। बीस्ट कहता है ठीक है, अब तुमने मुझे नाम दे दिया है और मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को चाहिए। सुनैन कहता है ठीक है, अब जल्दी से हवा की ऊंचाइयों में चलो, वहाँ से हम तुम्हारे लिए एक नया शिकार ढूंढेंगे, इस शिकार में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। सुनैन के इतना कहने के साथ ही ये ईगल हमें बहुत ऊंचाई पाया जाता है और उसके साथ ही शिकार का एक खेल शुरू हो जाता है और ये देखकर कुछ ही मिनटों में सुन के पसीने छूटने लगता है, क्योंकि कुछ मिनटों बाद में इस ईगल को अपना अगला शिकार दिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक है। तुरंत ही स्नेक इस ईगल के हाथों मारा जाता है और ईगल तेजी से उसे खाने लगती है। ये देखकर अब सुनैन भी अपने लिए कुछ खाने का सामान तैयार करने लगता है। वो जब एक बहुत बड़े मीट के टुकड़े को आगे पका रहा होता है तभी सीयू को उस पूरे स्नेक को खाने के बावजूद भी इसे भी खाने का मन करता है। इसी तरीके से सीयू के साथ में जंगल के अंदर शिकार करते हुए एक महीना बीत जाता है। इस एक महीने के अंदर सुनैन सीयू के साथ मिलकर कई सारे बीस्ट को मारता है और इनकी मदद से अपना कल्टीवेशन करता है। इस तरीके से सुनैन का लेवल 5th स्टार स्टेज पहुंच चुका है और इस रिजल्ट से सुनैन काफी खुश है। सीयू के ऊपर बैठे हुए सुनैन कहने लगता है ये काफी शानदार था, अब अगर मेरे साथ में एक साथ किसी अपोनेंट्स की फाइट हो जाती है तो मैं उन सभी से एक साथ फाइट कर सकता हूँ और सिचुएशन खराब होने पर इसी बीस्ट की ओर बैठकर यहाँ से दूर ही भाग सकता हूँ, मेरे पास में हमेशा एक बैकअप रहेगा। सुनैन ये कह रहा होता है तभी उस नीचे की साइड में कुछ धमाके दिखाई देते हैं। इन देखकर सुनैन कहता है मुझे लग रहा है वहाँ पर किसी की फाइट चल रही है, हमें जल्दी से वहाँ पे जाना चाहिए। जिसको सीयू उस धमाकों के काफी ऊपर आने के बाद में सुनैन से कहने लगती है इस फाइट के अंदर मैं शामिल नहीं होंगी, मेरे को थोड़ा आराम करना है, तुम्हारी इस बीस्ट रिंग के अंदर मैं आराम कर लेती हूँ, अगर तुम्हें फाइट की जरूरत हो या फिर किसी का बैकअप चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। ये कहते सीयू सुनैन के उस बीस्ट रिंग के अंदर चली जाती है और सुनैन सीधे जून पे आ जाता है और फिर धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से ये धमाकों की आवाज आ रही थी। उस जगह के पास में जाते हुए सुनैन को किसी मोस्टर घुराने की आवाज आने लगती है। सुनैन कहने लगता है ये आवाज तो एक बहुत ताकतवर बीस्ट की है, यानी कि वहाँ पर कोई है जो कि किसी बीस्ट से फाइट कर रहा है। अब तो मुझे और भी शांति से उसके पास जाना होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं तुरंत ही सीयू को बाहर बुलाकर यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सोचते हुए सुनैन चुपके से उधर की तरफ देखता है, उधर सामने की तरफ एक बीस्ट दिखाई देता है और आसमान में एक कल्टर दिखाई देती है। इन दोनों के बीच फाइट चल रही है। वैसे फाइट एकदम अपने एंड पर है। यहाँ पर जो ये बीस्ट है इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं और ये लगभग हारने वाली है, लेकिन फिर भी ये लगातार इस कल्टेटर से फाइट करती जा रही है, अपनी हार नहीं मान रही। और यहाँ पर जो ये कल्टेटर है ये भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये रॉयल स्टेज पर है। सुनैन ये सोच रहा होता है तभी यीटियान उसे कहने लगती है ये रॉयल स्टेज पर है लेकिन फिर भी मुझसे ताकतवर नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर है मेरे सामने। सुनैन कहता है मुझे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुमसे ताकतवर हो। यीटियान कहती है वैसे इस लड़की के अंदर कुछ खास है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी अगर तुम किस तरीके से इस लड़की को फाइट में हरा देते हो तो तुम्हें कुछ सीक्रेट्स का पता चल सकता है। इसी टाइम पर ये लड़की इस बीच से कहने लगती है जल्दी से स्कारलेट फ्लेमिंग गोड मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में तुम जिंदा बच जाओगे। ये सुनकर सुनैन सोचने लगता है स्कारलेट फ्लेमिंग गोड ये तो एक लायन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, फीमेल लायन अपनी पूरी लाइफ के अंदर इन्हें इकट्ठा करती है, ह्यूमंस के लिए इस गोल्ड की कीमत बहुत ज्यादा रहती है। इसी टाइम पर इस लड़की को गुस्सा बढ़ने लगता है, ये कहती है अब तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी है, लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। ये कहते हुए लड़की अपने हाथ में एक तलवार समन कर लेती है। सुनैन कहने लगता है ये तो एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड है। इसी टाइम पर ही लायन इस लड़के को ब्लॉक करने के लिए अपने सामने एक फ्लेमथ्रोवर समन करने लगता है और उसे जोर से इस लड़की को फायर कर देता है। इस अटैक के जवाब में लड़की बस सीधे अपने तलवार को सामने की तरफ पकड़कर तेजी से इस फ्लेमथ्रोवर के अंदर ही घुस जाती है और उसे चीरते हुए सीधे इस लायन के पास पहुंच जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही धमाका होता है और इस धमाके के एंड में लड़की इस लायन के एकदम पास पहुंचने के बाद में इसके पेट में अपनी तलवार घुसा देती है। इसके साथ ही काफी तेजी से इस बीच से खून बहने लगता है और ये बेहोश हो जाता है। लड़की कहती है अब शांत हो जाओ,
मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ, बस एक बार मैं उस गोल्ड को ले लूँ, उसके बाद में तुम ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। बस तब तक के लिए अपनी बॉडी को मूव मत करना। जीतते हुए लड़की इस लैन को यहीं पे जिंदा छोड़कर यहाँ से कहीं और जाने लगती है। इसी टाइम पर इस लैन गुस्सा कवचता बनने लगता है। ये जोर से अपने सिंग के ऊपर कुछ करने लगती है। इसके साथ ही फुल पावर से इसके सर में से ये सिंग बाहर निकलता है और सीधे इस लड़की की तरफ बुलेट की रफ्तार में बढ़ने लगता है। लड़की को यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं होती। जब ये सिंग एकदम उसके पास पहुंच जाता है, वो जल्दी से पीछे मुड़कर अपनी तलवार से इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस समय थोड़ी देर हो जाती है। उस बीच का सिंग सीधे उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। इतनी बुरी तरह से घुसता है कि उसके सीने के आर पार हो जाता है। अपने सिंग की मदद से इस तरह से अटैक करने के कारण फाइनली इस लैन की भी डेथ हो जाती है। ये देखकर सुनन कहने लगता है, ये क्या हुआ? इस लैन ने उस लड़की को मारने के लिए खुद को मार लिया। क्या इनके लिए भी वो फ्लेमिंग गोल्ड इतना ज्यादा कीमती है? इसी टाइम पर ये लड़की किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर से इस सिंग को बाहर निकालती है, तभी इसे एहसास होता है इस सिंग के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन था। इसी वजह से लड़की को चक्कर आने लगता है और ये जिन पे करके बेहोश हो जाती है। सुनन कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? ये चैन कहती है, ये सब कुछ एक पॉइजन का इफेक्ट है। ये लैंड बीस्ट अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी इस तरह का अटैक नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक बार इस तरह का अटैक कर सकते हैं। इनके सिंग के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन होता है। वो सारा पॉइजन इस लड़की की बॉडी के अंदर फैल गया है। ये सुनकर सुनैन लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वह कहता है, ये तो सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। क्या होगा अगर हम इस लड़की को यहीं पे छोड़कर यहाँ चले जाएं? जीजन कहती है, इसका परिणाम काफी खतरनाक हो सकता है। ये लड़की पक्के तौर पर मर जाएगी। इस लड़की के पास में केवल कुछ घंटे हैं। इस टाइम के अंदर ही हमें इस जहर को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना होगा। वैसे इसी कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे और भी काफी सारे बीस्ट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लायन है। इस लायन की स्मेल पूरे जंगल के अंदर फैल जाएगी और इसी को खाने के लिए यहाँ पे सारे बीस्ट आएंगे। ऐसा हो सकता है वो बीस्ट यहाँ पर आने के बाद में इस लड़की को भी खा जाए। सुनन कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर हीटन को काफी गुस्सा आता है। वो जोर से सुनन के सर पे मारती है और उसे कहने लगती है, क्या तुम एकदम बेवकूफ हो? तुम्हारे सामने इतना बड़ा मौका है। यहाँ पर इस लैंड की बॉडी है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा अमीर बना सकती है। इसके अलावा वो सीक्रेट फ्लेमिंग गॉड भी है, वो भी तुम अपने कब्जे में ले सकते हो। ये सारा काम करने के बाद में आखिर में इस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाना। तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे शक होता है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। अपने सामने इतना बड़ा मौका देखने के बाद में तुम मुझसे पूछ रहे हो हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर सुनन हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता था मुझे यही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कल तुमसे कंफर्म कर रहा था। अब मैं जल्दी से इस काम को शुरू करता हूँ। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद से देखते हैं सुनैन ने अपने बीस्ट को बाहर निकाल लिया है और वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसके साथ में ये लड़की भी है। इस लड़की की बॉडी के ऊपर काफी तेजी से इस पॉइजन का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर हीट काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका इफेक्ट सुनैन के ऊपर दिखाई देता है। ये लड़की उठकर तेजी से सुनने गले लग जाती है। सुनैन को ये काफी अजीब सा लगता है। वो हीटेन से इस बारे में पूछता है। हीटेन बताती है, मैंने तो तुम्हें बताया ही था, इसके अंदर हीट बढ़ रही है। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो इसकी बॉडी की हीट को कम करना होगा, तभी पॉइजन का जो भी इफेक्ट है वो खत्म होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हीट इतना बढ़ जाएगी कि इसकी बॉडी की हीट ही इसे खत्म कर देगी। इस हीट को कम करने का एक ही रास्ता है। ये सुनकर सुनने समझ जाता है यहाँ पर हीटर का मतलब है। वो तुरंत ही सीयू से कहता है कि वो अपने आप को जल्दी इसकी एक गुफा की तरफ लेके जाए, जहाँ पे सीक्रेटली ये सारे प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। इसके बाद में सुनैन और ये लड़की सीधे गुफा की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पर इनके बीच में कुछ अलग ही सिस्टम सा होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ। यहाँ से हम 4 घंटे बाद जब पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके बाद का सीन देखते हैं। इस लड़की को होश आ चुका है और जब ये खुद की ऐसी हालत देखती है, ये समझ लेता है सच में क्या हुआ है और ये इस चीज का सारा इल्जाम सुनन के ऊपर लगाने की कोशिश करने लगती है और ये सुनन की करते पर अपनी तलवार रख देती है। सुनन भी इस सबको सच बता देता है कि इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। सुनन ने केवल इस लड़की की बॉडी के अंदर से हीट को रिलीज करने में उसकी मदद की है। ये सुनकर भी इस लड़की को भरोसा नहीं होता। सुनन कहने लगता है, अगर तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है तो तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो। ये सुनकर ही लड़की जोर से तलवार घुमा देती है, लेकिन सुनने कंधे के एकदम पास में उसे रोक देती है और फिर पीछे घूमकर अपने कपड़े पहनते हुए उसे कहने लगती है, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बाहर कभी भी किसी को बताना मत। अगर ये खबर कहीं बाहर फैली तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी और फिर तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर सुनैन ठीक है बोलकर अपने बीच की ओर बैठकर उड़ते हुए यहाँ चला जाता है। इसके बाद में जब ये लड़की इस गुफा से बाहर निकलती है तो दिखाई देता है एक पत्थर के ऊपर ये सीक्रेट फ्लेमिंग गोल्ड रखा हुआ है। सुनैन ने इस गोल्ड को यहीं पर इस लड़की के लिए छोड़ दिया है। ये देखकर अब इस लड़की थोड़ा बुरा लगने लगता है, क्योंकि सुनैन ने इसकी मदद की। इसके बावजूद भी इसने तो थैंक यू बोलने के बजाय उसके ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की और फिर उसे धमकी देकर उसके ऊपर इल्जाम लगाए। एपिसोड की सेटिंग में हम पिछले एपिसोड से 1 महीने बाद सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही धमाका होता है। जंगल के अंदर सुनैन ने एक बीस्ट को मार दिया है। ये एक अर्थ ड्रैगन है। इसे मारने के बाद में सुनैन कहने लगता है, ये काफी शानदार है। मुझे जिस तरह से याद है पिछली बार जब मैं इस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर आया था तब ऐसे ही एक ड्रैगन ने मेरा पीछा किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। उस टाइम पर मैं इतना पावरफुल नहीं था कि इन ड्रैगन से फाइट कर सकूं, लेकिन अब मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है मैं आसानी से इन सभी को हरा सकता हूं। भले ही मेरा बीस्ट सीयू इस फाइट के अंदर मेरी किसी तरह से मदद ना करे, लेकिन फिर भी मैं अकेले संभाल लूंगा। जब से सीयू ने उस फ्लेम लाइन को खाया है तब से वो लगातार सो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी है। मुझे लगता है अब टाइम हो चुका है उसे जगाने का, क्योंकि मेरे को अकेडमी की तरफ वापस जाना है। लेकिन अकेडमी वापस जाने से पहले मैं अपनी पावर को अच्छे टेस्ट करना चाहता हूँ।
कुछ जिंदा कल्टिवेटर्स के ऊपर, और मुझे अच्छी तरह से पता है कल्टिवेटर्स मुझे कहाँ मिल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है क्वीन फैमिली ने जिन कल्टिवेटर्स को मुझे मारने के लिए भेजा था वो भी इस जंगल के एंट्रेंस के पास में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो सारे असिस्टेंट कल्टिवेटर्स है। उन्हें कोई काम मिलने के बाद में बिना सॉल्व कंप्लीट किए वो पीछे नहीं हट सकते। अकेडमी में जाने से पहले मैं सीधे उन कल्टिवेटर्स में जाऊंगा, उनसे फाइट कर अपनी पावर को प्रूव करूंगा कि मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उन सभी को संभाल सकता हूँ। यहाँ से हम इस 20 फॉरेस्ट के एंट्रेंस सीन दिखते हैं, जहाँ पर ये 4-5 कल्टिवेटर आग लग के बैठे हुए हैं। एक कल्टिवेटर बोलने लगता है, हम यहाँ पर उस लड़के का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है वो लड़का इस 20 फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है 20 फॉरेस्ट के अंदर किसी बीस्ट ने उस लड़के को मार दिया होगा, और हम यहाँ पर पागलों की तरह उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आने वाला। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, मुझे पूरी उम्मीद है वो वापस आएगा। इसी जंगल के अंदर उसकी फाइट ओजिंग टियान और उसके ग्रैंडफादर से हुई थी, और इस फाइट के अंदर उसने ही उन दोनों को मार दिया था। इसलिए मुझे उम्मीद है उसकी पावर इतनी तो होगी कि वो इन बीस्ट से फाइट कर सकता है, और इसके अलावा कुछ ही टाइम के अंदर उसकी फाइट ओयिंग चैंगफिंग से भी होने वाली है, इसलिए उसे इस जंगल से बाहर तो निकलना ही होगा। तीसरा कल्टिवेटर बोलता है, उस लड़के के लिए ये अच्छा होगा कि कोई और बीस्ट उसे खा जाए। अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया और हमारे हाथों लग गया तो उसे हम बहुत बेहद टॉर्चर करेंगे, क्योंकि उसने हमारे साथी को मार दिया है। पहले हमारे लिए उसे मारना एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब उसे मारना हमारे लिए एक पर्सनल रिवेंज है। ये कल्टिवेटर इतना कहता ही है कि तेरी पीछे की साइड से एक आवाज आती है, तुम्हें अपना बदला लेना है। तो फिर ठीक है, यहाँ देखो मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें जल्द जाकर की जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही ये सारे कल्टिवेटर जल्दी से पीछे से दिखते हैं। वहां पर सुनियन खड़ा होता है, उसे देखते ही सभी कल्टिवेटर अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। हमें तो लगा था तुम इतने डरपोक हो कि पूरे टाइम इस जंगल के अंदर छुपे रहोगे। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, लेकिन फिर भी तुमने भी बेवकूफी प्रूफ कर दी है इस जंगल के अंदर से बाहर निकलकर। सुनियन कहता है, तुम लोग तो अपने मालिक के मुझे तो वफादार हो, इतने लंबे टाइम से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे इतने लंबे इंतजार को देखकर ही मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई है, इसी वजह से मैं जंगल के अंदर से बाहर निकला हूँ ताकि तुम लोगों का ये इंतजार खत्म ना हो। चलो अब फाइट शुरू करते हैं। ये कहने के बाद में ये फाइट अपने एंड पहुंच जाती है। सुनिन तेजी से इन सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर जो स्ट्राइक करता है। यहाँ पर सुनिन की रफ्तार इससे तेज होती है कि कल्टिवेटर्स कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही मारे जाते हैं। सेकंड लास्ट कल्टिवेटर को मारने के बाद में सुनिन आखिरी कल्टिवेटर से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सुनिन के इतना कहने के साथ ही सेकंड लास्ट कल्टिवेटर की गर्दन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, और फर्स्ट कल्टिवेटर बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो सुनिन की पावर को देखकर उसे कहने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जब तुम इस जंगल के अंदर गए थे तब तो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारी पावर इतनी कैसे बढ़ सकती है? मुझे लगता है इस जंगल के अंदर तुम्हें कोई स्पेशल खजाना मिला है, जल्दी से वो खजाना मेरे हवाले कर दो। जीतते हुए कल्टिवेटर वापिस से सुनिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सुनिन कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो, मुझे यार मारने के लिए आए हो, लेकिन अब केवल उस ट्रेजर के लिए अपने मालिक के ऑर्डर को भूल रहे हो। इसके लिए तो तुम्हें अलग से सजा मिलनी चाहिए। ये कहते सुनैन अपनी तलवार को जोर से घुमाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही इस कल्टिवेटर की बॉडी के ऊपर काफी सारे माइनस कट लग जाते हैं। इससे ये कल्टिवेटर मरता तो नहीं है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। ये रोते जोन में बैठ जाता है और सुनैन से कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है? मैं 8th स्टारलाइट चेस्ट पर हूँ, मेरे लिए तुमसे हारना बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ? सुनैन कहता है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारी फाइट मुझसे चल रही है। अभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें जिंदा छोड़ने के बदले में तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। यहाँ से जल्दी से क्वीन फैमिली के अंदर जाओ और वहां पर उन सभी को बताओ कि मैं जिंदा हूँ, और अगर क्वीन फैमिली के किसी मेंबर ने मेरी मॉम के साथ में कोई भी बदसलूकी की या फिर उनको किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जब मैं क्वीन फैमिली से बदला लेने के लिए आऊंगा तब जिस किसी ने भी मेरी मॉम को परेशान किया है उन सभी का हिसाब अलग से होगा। ये कहने के बाद सुनैन इस कल्टिवेटर को ये भी जिंदा छोड़कर यहाँ चला जाता है। कुछ देर तक चलने के बाद में वो इस 20 फॉरेस्ट के एंट्रेंस के एकदम नजदीक पहुंच जाता है, यानी वो बस जल्दी ही इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाला है। एकदम एंट्रेंस से पहुंचने के बाद में सुनैन कहने लगता है, ये सब कुछ काफी शानदार था। 20 फॉरेस्ट के अंदर मैंने काफी मजे किए, यहाँ पर मुझे काफी सारे इक्विपमेंट मिले और कंडीशन भी काफी शानदार हुआ। अब मुझे सीधे अकेडमी के अंदर जाकर बस ओयिंग चैंगफिंग से फाइट करनी है। ये सब कहते हुए सुनैन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अगले पल उसके चेहरे में सारी शी गायब हो जाती है। वो बहुत चौंक जाता है। उसे सामने की तरफ एक लड़की दिखने लगती है। सुनैन डरते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, असल में ये वही लड़की है जो कि उस टाइम पर उस वाटरफॉल के नीचे आ रही थी और सुनैन ने इसे कपड़े चुरा लिए थे। सुनैन को देखते ही ये लड़की भी उसे पहचान जाती है और उसे कहने लगती है, अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तुमने मेरे साथ में एक बहुत ही गलत हरकत की थी जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये कहते हुए लड़की अपनी तलवार को सुनिंग करने लगती है। सुनिंग जल्दी से इस पाउच को बाहर निकालता है और कहने लगता है, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास में आपके स्पेशल पाउच है, इस पाउच को आप रख सकती हैं। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी थी, मुझे वो सब कुछ करना पड़ा। अब मैं आपका सारा सामान आपको लौटाता हूँ। इसके अंदर आपने जितना भी सामान डाला था वो सारा एकदम सेफ है। बस मैंने 2 चीजें बाहर निकाली है, एक है ड्रैगन एसेंस और दूसरा है बीस्ट टेमिंग रिंग। इसके अलावा सारा सामान बिल्कुल वैसा की वैसा ही है। ये सुनकर ये लड़की सुनैन से अपना पाउच लेते हुए उससे कहने लगती है, तो तुमने मेरे पाउच का भी यूज किया। तुम जानते हो जिन सामान को तुमने यूज किया है वो कितने ज्यादा कीमती थे। एक तरह से तुमने मेरे सामान को चुराया है
और इसके अलावा मुझे नहाते हुए देखा, उस वाटरफॉल के अंदर मुझे छूने की कोशिश की। ये बहुत गलत है। ये कहने के बाद में अभी लड़की सुन के अटैक करना शुरू कर देती है। वो तेजी से अपनी तरफ घुमाती है और सुन के वो मारने की कोशिश करती है। सुन उछल के अटैक डॉज करता है और फिर कहने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके जितने भी सामान को यूज किया है उन सभी को मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। इसके अलावा आपको अगर कोई कॉम्पनसेट चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया था वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी लाइफ के ऊपर एक खतरा हो सकता था। लड़की कहती है, अगर बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। मेरा नाम लिन याओ है और मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं तुमसे किसी भी तरीके का कम्पनसेट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे केवल तुम्हारी लाइफ चाहिए। तुम्हें मारने के बाद में मेरा गुस्सा शांत होगा। जी सुनिकेत में सुनैन अपने पास से इस पीस स्टीमिंग रिंग को बाहर निकालता है। उसके अंदर से सीयू को बाहर आने का ऑर्डर देता है। सुनैन के इतना कहने के साथ ही उस रिंग के अंदर से एक लाइट बाहर निकलती है, जिसके साथ ही एक बटन ओपन होता है जिसमें से सीयू का हाथ बाहर आता है और इसी पंजे से सीयू इस लड़की को दबोच लेता है। यहाँ पर सीयू की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जंगल के अंदर ये जितने भी टाइम के अंदर था, इसे जितने भी बीस्ट मारे उन सभी की एनर्जी भी इसके अंदर आ गई है। सबसे ज्यादा एनर्जी आई है उस फ्लेमिंग्स अलायन के कारण, जिसकी बॉडी को सीयू ने खाया था और पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया था। इसी वजह से सीयू इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इस लड़की को हरा सकता है। लड़की जिन पर लेटी हुई कहने लगती है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में एक मूनलाइट बीस्ट है। सुनिन कहता है, मैं तुम्हारे सामने माफी मांग रहा था, तुमसे डर डर के भाग रहा था। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं किसी से फाइट कर सकता हूँ। अगर मैं तुमसे डर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है मेरी गलती है और मैं इस गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। सुनिन के इतना कहने के साथ ही सीयू अब हवा में उड़ने लगता है। सुनैन ये कहता है, मैं फिर से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया वो सब कुछ बहुत गलत था। इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत शानदार सा कंपनसेट दूंगा जो देखकर तुम काफी खुश होगी। लेकिन अभी वो मेरे पास में नहीं है, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना और ना ही कभी मुझसे बदलने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई बराबरी नहीं है। मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। यकीन सुनैन हंसते हुए वहां चला जाता है और उस लड़की का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से हम 3 दिन बाद देखते हैं। वो दिन आ चुका है जिस दिन ये कंपटीशन शुरू होना है। काफी सारे लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए। यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स और अलग अलग फैमिली के अलग अलग हेड भी है। यहाँ पर एक एल्डर ओयंग फैमिली के एल्डर से कहने लगता है, ओयंग फैमिली तो काफी शानदार है, हमने ओयंग चैंगफेंग का काफी नाम सुना है, वो काफी ताकतवर है। जल्दी ही उसका अगर से ग्रेजुएशन होने वाला है, वो कल्टीवेशन के काफी हाई लेवल पे पहुंच चुका है। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद में आपकी ओयंग फैमिली काफी आगे निकल जाएगी। हो सकता है वही आगे चलकर आपकी ओयंग फैमिली को लीड करे। ये सुनकर ओयंग फैमिली का हेड हंसते बोलने लगता है, आप तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ओयंग चैंग काफी पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेगा और इस काबिल बन जाएगा कि ओयंग फैमिली की लीडरशिप उसके हाथों में दी जा सके। वैसे तो हमें ओयंग ग्यानलैन से भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन किसी कारण से उसकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल तो हमें नहीं पता है उसकी डेथ के पीछे किसका हाथ है, लेकिन ओयंग चैंगफेंग ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वो जल्दी ही इस बारे में पता लगा लेगा और मुझे तो ये भी उम्मीद है इस कंपटीशन खत्म होने से पहले ही उसकी मौत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है उसे सजा मिल जाएगी। इसी टाइम पर हम देखते हैं क्वीन फैमिली का हेड यानी कि सुनियन का फादर भी इस जगह पर आया हुआ है और बहुत शर्माया हुआ है। ये फिर कहना चाहिए ये बहुत निराश है, एकदम सर झुकाए हुए ये धीरे से ओयंग फैमिली के हेड से बोलने लगता है, इस सब के पीछे मेरी गलती है, सुनने में आया है इस सब के पीछे सुनयान का हाथ है और सुनयान हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ जल्दी सुनयान को इसकी सजा मिलेगी। इसी टाइम पर एक तीसरा एल्डर बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमने उससे पूछताछ की थी, हमें पता चला है इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस कंपटीशन को एंजॉय करें। जी सुनकर क्वीन फैमिली का हेड का सर वापस उठने लगता है। वो धीरे से कहता है, ये तो काफी अच्छा है और वैसे भी उस लड़के से मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतने ताकतवर ग्लेडिएटर को मार सकता है। तभी ओयंग फैमिली का हेड बोलता है, वैसे मैंने सुना है ओयंग चैंगफेंग की फाइट आज इसी लड़के सुनियान से होने वाली है और ये एक डेथ मैच है। ये फाइट तभी खत्म होगी जब एक साइड का एक कैरेक्टर रहता हार मान लेगा या फिर मर जाएगा। वैसे तो हार मानने के ऑप्शन को भी हमने हटा दिया है, केवल ये डेथ मैच ही है। अब तो किसी कैरेक्टर को मरना ही होगा। देखते हैं फाइट के एंड में कौन मरता है। इस फाइट के अंदर किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। क्वीन फैमिली के हेड, आपको क्या लगता है फाइट के एंड में क्या होगा? क्वीन फैमिली का हेड बोलता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो हमें जल्दी दिखाई दे जाएगा। इस फाइट का रिजल्ट जो कुछ भी निकले, इस फाइट के अंदर मैं बिल्कुल शामिल होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये फाइट दो यंगस्टर्स के बीच में है, वो दोनों आपस में लड़के ही इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। मुझे लगता है हम में से किसी भी एल्डर को आगे बढ़कर इस फाइट के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहिए और केवल इस फाइट को देखना चाहिए। सुनियन के फादर की यह बात सुनने के बाद में आसपास में जो बाकी एल्डर्स बैठे होते हैं उन सभी को लग रहा होता है कि सुनियन के फादर को अभी भी उम्मीद है कि किस तरीके से सुनियन इस फाइट के अंदर जीत सकता है, लेकिन ये उम्मीद बाकी एल्डर्स को नहीं है। यहाँ बैठे हुए सभी एल्डर्स यही सोच रहे हैं कि ये फाइट शुरू से खत्म हो जाएगी और सुनियन इस फाइट के अंदर बहुत वीरता हार जाएगा। तभी अकेडमी का डीन बोलने लगता है, मास्टर क्वीन हमारे पास में कुछ रूमर्स आए
हमें पता चला है आपने सुन यान को अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने आपकी फैमिली का कोई नियम तोड़ दिया था। इसके लिए आपने उसे कुछ एक्स्ट्रा सजा भी दी है। उसके रिटेन को डिस्ट्रॉय करके आपने उसके कल्टीशन को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अफवाह जो मैं सुन रहा हूँ ये एकदम सच है? क्वीन युनशंग बोलता है हाँ ये सब कुछ एकदम सच है। मैंने उसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसने हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम को तोड़ा था। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो हमारी फैमिली को छोड़ने के बाद में ओयंग फैमिली के पीछे पड़ जाएगा और ओयंग फैमिली के एक लड़के ओयंग टियान को इतनी बुरी तरह से मार देगा। इसी तरीके से काफी लंबे टाइम तक इन सभी एल्डर्स के बीच में ये बकवास बातें चलती रहती है। इसी टाइम पर सामने की तरफ ऑडियंस के अंदर 3 बंदे खड़े होते हैं जो कि फाइट की शुरू का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कहने लगता है हम यार बेकार में क्यों आए, यहाँ की फाइट एकदम बेकार है क्योंकि आज जो फाइट होने वाली है उसमें एक तरफ है एक बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर और दूसरी तरफ है इस सेट का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर। इस फाइट को देखने के अंदर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है इस बेकार से फाइट को देखने के लिए इतने सारे एल्डर्स यहाँ पर क्यों आए हैं। आज से पहले भी इस एरिना के अंदर कुछ सारी खतरनाक फाइट्स हुई है तब तो इतने एल्डर्स नहीं आए। ये सुनकर इसका एक दोस्त स्टूडेंट बोलने लगता है तुम जानते नहीं हो आज की फाइट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस फाइट के अंदर एक तरफ होगा एक लड़का सुनैन जो ये बहुत कमजोर है और दूसरी तरफ होगा ओजिंग चेंगफेंग जिसकी नॉर्मल फाइट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे बदला लेना चाहते हैं। स्पेशली ये फाइट ओजिंग चेंगफेंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुन यान ने ओयंग चेंगफेंग के भाई को मार दिया था। एक तरह से ये फाइट दो फैमिलीज के बीच में भी है। यहाँ पर सुन यान की फैमिली तो उसे सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन ओयंग की फैमिली उसे अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है। ओयंग फैमिली का बदला ही इस फाइट को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। पहला कलिटो बोलता है तुम्हारी बात सुनने के बाद भी अभी भी मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। भले ही ये फाइट एक बदले की हो लेकिन दोनों तरफ से कमजोर कलिटो लड़ रहे हैं। ओजिंग चेंगफेंग इस टाइम पर कल्टीवेशन के 9th स्टारलेट स्टेज पर है। उसकी पावर हमसे बहुत कम है। अगर यहाँ पर इस फाइट के अंदर सुनैन की जगह मैं होता तो ओइंग चेंगफेंग को केवल 3 मूव्स के अंदर ही इस फाइट में हरा देता। हमें इन दो कमजोर की फाइट को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा कल्टर बोलता है नहीं तो बिल्कुल गलत हो। ओइंग चेंगफेंग कमजोर नहीं है, वो अभी केवल 20 साल का है। इसके बावजूद भी उसकी कल्टीवेशन पावर काफी ज्यादा है। इतनी कम एज के हिसाब से वो अपने कल्टीवेशन में काफी आगे आ चुका है। अब बस मुझे इस फाइट की शुरू करने जा रहा है। इस फाइट की शुरू होने के बाद में मुझे पता चलेगा कि केवल उसने अपना लेवल अप किया है या फिर उसे सच में फाइट करना आता है। इसी टाइम पर ये लड़की जिसका नाम जूलियन है ये कहने लगती है मुझे तो बस इंतजार है कभी लड़का सुनैन इस एरिना के अंदर आएगा। अगर इस एरिना के अंदर आने के बाद में किस्मत से वो इस फाइट के अंदर जीत जाता है तो पूरी तरह से वो इतिहास रच देगा क्योंकि आज तक अज़ूरा अकेडमी के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी न्यू स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के एकदम पास पहुंच चुके स्टूडेंट को हरा दिया हो। इस लड़की के इतना कहने के साथ ही भीड़ के अंदर काफी तेज से शोर शुरू हो जाता है क्योंकि ओइंग चेंगफेंग एरिना के अंदर आ चुका है। उसे देखते ही पब्लिक पागल हो जाती है, जोरों से हुटिंग करने लगती है। इसी टाइम पर इस जगह पर सुनियन की एंट्री होती है। एक बंदा बोलने लगता है देखो वो सुनियन वहां पर आ गया, उसके पास में केवल 7 स्टार वॉरियर की पावर है। कितने मजाक की बात है ये, एक स्टार वॉरियर स्टेज का एक कल्टिवेटर स्टारलाइट स्टेज के एक कल्टिवेटर को फाइट के लिए चुनौती दे रहा है। इसी टाइम पर ये लड़की बोलने लगती है जरा ध्यान से देखो उसे, सुनियान और वो पहले वाला नहीं रहा। उसे देखने से ऐसा लग रहा है वो पूरी तैयारी के साथ में आया है। ये सुनकर अभी सारे कल्टिवेटर सुनियन को देखने लगते हैं। सुनियन के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी डर या फिर नर्वसनेस दिखाई नहीं दे रही है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में इस रेना के अंदर आ रहा है। इसी टाइम पर ओयंग चेंगफेंग बोलने लगता है मुझे तो लगा ही नहीं था तुम यहाँ पर इस रेना के अंदर आने वाले हो। मुझे तो उम्मीद थी तुम पहले हार मान लोगे क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। सुनियन कहता है यहाँ पर सबको पता है कौन ज्यादा बड़ा डरपोक है। अगर तुम डरपोक नहीं होते तो क्वीन फैमिली के पास में जाकर मेरी शिकायत नहीं करते और उन्हें मेरे पीछे असिस्टेंट भेजने से पूरी तरह से मना कर देते। लेकिन तुम डरपोक हो, तुम्हें लगा था अगर हमारे पीछे फाइट होती है तो मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसलिए तुम पहले ही मुझे रास्ते से साफ करना चाहते थे। लेकिन तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से खराब हो चुका है। तुमने जिन असिस्टेंट को मुझे मारने के लिए भेजा था वो खुद ही असिस्टेनेट हो चुके हैं। चेंगफेंग कहता है इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये सब एकदम बकवास है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम ये बकवास बंद करो और जल्दी से ये फाइट को शुरू करो। ये कहते चेंगफेंग पूरी तरह में सुनियन तो भागने लगता है और सुनियन के ऊपर पोजो से अटैक कर देता है। जिस सुनियन बड़ी सैनी से अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और साइड में करते हुए उसके मुंह पर एक रख के मुक्का मार देता है। ये मुक्का खाने के बाद में चेंगफेंग बहुत दूर से गिरता है और फिर खुद संभालते हुए कहने लगता है ये क्या हो रहा है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास में 8th स्टारलाइट पावर है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास इतनी जल्दी ये पावर नहीं आ सकती। जी सुनकर ऑडियंस बैठे हुए ये 3 बंदे काफी खुश हो होते हैं। इनमें से बीच वाला बोलता है देखा मैंने कहा था ना ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब ये फाइट पूरी तरह टक्कर की है, दोनों तरफ एकदम बराबर कल्टिवेटर्स है। देखते हैं फाइट में कौन जीतता है। इस फाइट के रिजल्ट को देखना काफी शानदार होगा। इसी टाइम पर इस फाइट को देखकर इन दोनों एल्डर्स के पसीने छूटे होते हैं। स्पेशली ओयंग फैमिली के हेड को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके कुछ सेकंड बाद में सेम ऐसे एक्सप्रेशन सुनियन के फादर के चेहरे भी दिखाई देते हैं और ये गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक है। ये सोचने लगता है ये लड़का सुनियन कर क्या रहा है, अगर इस फाइट के अंदर ये जीत जाता है तो हमारी क्वीन फैमिली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। इसी टाइम पर सुनियन वापस से अपना अटैक शुरू कर देता है। वो तेजी से चेंगफेंग की तरफ भागता है, उसके पास में आकर उसे कहता है अब मेरी बारी है।
शेखी तो चेंगफेंग के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है, जिसे चेंगफेंग अपने दोनों हाथों यूज करके तेजी से ब्लॉक करने लगता है। यहाँ पे सुरन के टेकते नहीं है, सुन तेजी से उसी डिफेंस के ऊपर अपनी लात मार देता है। ये लात खाने के साथ ही चेंगफेंग जोर से वहां पे छिल जाता है, लेकिन एकदम सही टाइम पर खुद को संभाल कर अच्छी तरह से पैरों के बल लैंड होता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है, मुझे सच में लगा था कि तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। चलो ये भी काफी शानदार है। मुझे तो लगा था एक कमजोर से कलेक्टर को मारने के लिए मैंने इतनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन अब क्योंकि तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें मानने में मुझे एक अलग ही सुकून मिलेगा। अब टाइम हो चुका है मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाऊं। देखते हैं तुम्हारी बॉडी कितनी ताकतवर है। क्या तुम्हारी बॉडी सच में मेरे से ताकतवर अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर सहन कर सकती है? ये कहते चेंगफेंग अपने पास से एक स्पेयर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, जल्दी से अपने स्वॉर्ड उठा लो, मैं देखना चाहता हूँ अपने स्वॉर्ड की मदद से तुम मेरे स्पेयर को कब तक रोक पाते हो। सुनन कहता है, तुमसे फाइट करने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक नई स्किल सीखी है, मैं उसी स्किल का यूज करके तुम्हारे स्पेयर को आसानी से डॉच कर सकता हूँ। इस स्वॉर्ड का यूज तो मैं बाद में करूंगा जब ये फाइट एकदम एंड पहुंच जाएगी। चेंगफेंग कहता है, ऐसी बात है तो संभालो इसे, आज की फाइट के अंदर तुम मरोगे, अगर तुम नहीं मरते हो तो मैं भी ओयिंग फैमिली का सबसे यंग कल्टिवेटर नहीं। ये सब कहते हुए चेंगफेंग के अटैक काफी तेजी से सुरन के ऊपर पड़ने लगता है। सुरन सभी अटैक्स को डॉच करता है। इसी वजह से धीरे धीरे चेंगफेंग की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो सुनन को और ज्यादा धमकी देने लगता है और कुछ मिनटों बाद में थोड़ा थक भी जाता है। इसी टाइम पर सुनन के अटैक करने की बारी आती है। सुनन अपने हाथों के अंदर कल्टेशन एनर्जी इकट्ठा करके तेजी से चेंगफेंग के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे सुनन के मेनली अटैक चेंगफेंग के स्पीयर के ऊपर होता है। सुनन ने यहाँ पर अपनी पुरानी स्किल का यूज किया है, राइजिंग स्वॉर्ड, इसी बार उसने अपग्रेड कर लिया है। इसी स्किल के इम्पैक्ट के कारण चेंगफेंग अपने हाथ के अंदर स्पीयर को संभाल नहीं पाता, उसके हाथ में से स्पीयर छूट जाता है। ये देख रहे एल्डर्स जो कि इस फाइट को दूर से देख रहे हैं, उनमें से कहता है, ये तो काफी शानदार है, राइजिंग स्वॉर्ड स्किल को इस लड़के ने अपने हाथों से यूज कर लिया। इसी से पता चलता है इन 3 महीनों के अंदर इसने अपनी स्किल के ऊपर काफी अच्छी तरह काम किया है। इसी से मैं ये 3 बंदे जो कि इस फाइट को देख रहे होते हैं, इनमें से लड़की बोलने लगती है, शीफेंग तुम भी एक स्वॉर्डमैन हो, इस लड़के ने जिस तरह का अटैक किया क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? शीफेंग कहता है, अपने स्वॉर्ड के साथ में तो मैं बड़ी आसानी से ही कर सकता हूँ, लेकिन हाथों से तो इस तरह का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो ऐसा भी लगता है अज़ूरा ड्रैगन अकेडमी का अब तक का जो सबसे ताकतवर स्टूडेंट होगा वो भी ये नहीं कर पाएगा। इसी टाइम पर ओयिंग चेंगफेंग जो काफी चौंका हुआ है वो बोलने लगता है, तुम्हारी इस स्किल ने मुझे काफी चौंका दिया है, इस स्वॉर्ड की जगह हाथों का यूज करना काफी शानदार है, तुम्हारे हाथों के अंदर काफी जान है, इसकी मदद से तुमने मेरे हाथ में से मेरे स्पिरिट को छोड़ा दिया, मुझे अब इस फाइट के अंदर अपनी और भी ज्यादा पावर लगानी होगी। सुनिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो अब ये फाइट खत्म ही होने वाली है, अब बस कुछ मिनटों के अंदर इस फाइट का रिजल्ट दिखाई दे जाएगा और हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। सुनिन के इतना कहने के साथ ही चेंगफेंग के हाथ में उसके स्पेयर वापस आ जाता है। इसके साथ ही ये फाइट दोबारा से कंटिन्यू होती है। यहाँ पर चेंगफेंग के पास थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसका स्पेयर काफी लंबा है, वो दूर से ही सुन पे अटैक कर सकता है। इसी का यूज करके वो सुन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुन साइड में होकर अटैक डॉच करता है और तेजी से चेंगफेंग तक बढ़ते रहता है। चेंगफेंग दोबारा से अपने स्पेयर को घुमाता है और सुनैन इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस टाइम तक चेंगफेंग के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और फिर उसके ऊपर एक जोर से अटैक कर लेता है। चेंगफेंग यहाँ पर अपने स्पेयर को अब डिफेंस के लिए यूज करने लगता है, जिससे सुनैन का एक अटैक तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन सुनैन दूसरे अटैक का मौका नहीं देता। सुनैन तुरंत ही चेंगफेंग के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है जो कि स्पेयर के पास से होते हुए सीधे चेंगफेंग के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर चेंगफेंग थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से अपने मुंह को थोड़ा साइड में कर अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देने से बजाय अपनी स्पेयर की मदद से सीधे सुनैन के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे सुनैन भी पीछे हटकर अटैक डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पूरी तरह से काम नहीं करता। चेंगफेंग का अटैक सुनैन के गाल पे टच हो जाता है और वहां पर एक छोटा सा कट लग जाता है। सेम ऐसे इम्पैक्ट चेंगफेंग के गाल पे दिखाई देता है, उसके गाल पे भी कट लग गया है। इसके बाद में ये दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। चेंगफेंग हंसते बोलने लगता है, लगता है तुम्हें मारने में फिर वो काफी दिक्कत होने वाली है। सुनैन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिक्कतें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, अपना पूरा जोर लगाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर चेंगफेंग अपनी एक खतरनाक स्किल यूज करता है, जिससे उसके पीछे ग्रीन रंग का एक बहुत खतरनाक ड्रैगन दिखाई देता है। ये एक ड्रैगन और स्किल है। इस स्किल के जवाब में सुनैन भी अपनी स्किल यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लैक रंग की एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद में ये दोनों ही काफी तेजी से एक दूसरे को बढ़ने लगता है और फिर पूरी अवतार में एक दूसरे के पास से गुजर जाता है। एक सेकंड के अंदर ही इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर सुनैन के ऊपर तो कुछ का इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चेंगफेंग की हालत थोड़ी खराब हो गई है। सुनैन के दूर हटने की बात में दिखाई देता है चेंगफेंग की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए हैं। इसके साथ ही वो जिन पे गिर जाता है और एकदम आखिरी में कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, कोई मुझे बचाओ। यही कहते हुए चेंगफेंग का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसकी डेथ हो चुकी है और इसे देखकर सभी एल्डर्स काफी चौंक जाते हैं। सुनैन का डैड बहुत भी डर जाता है क्योंकि सुनैन फाइट में जीत चुका है और अब ओयिंग फैमिली से उनकी लड़ाई हो सकती है। ऑडियंस से बैठे हुए ये 3 बंदे भी काफी चौंक जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यहाँ पर केवल मजे लेने के लिए आए थे, फाइट में कौन जीतता है और कौन मरता है इससे कोई मतलब नहीं है। इसी टाइम पर चेंगफेंग का फादर जो किसी देर से आराम से अपनी कुर्सी बैठा हुआ था, वो जोरों चलकर अपने बेटे के पास में आता है और जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है और अब इससे इस एल्डर का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुनैन को खुद ही मारने की धमकी देता है और सुनैन के ऊपर बहुत जोर से अटैक भी कर देता है।
इसी टाइम पर पीछे की साइड से अजूरा अकेडमी का हेडमास्टर ओयंग टियान को रोकने की और सुन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको देर हो जाती है। ओयंग टियान का अटैक पूरी तेजी से सुनयान की ओर पड़ जाता है। उसके ऊपर एक बहुत तेज धमाका होता है। दूर लटने के बाद दिखाई देता है सुनन जेल में पड़ा हुआ है। उसके आसपास में चारों तरफ जमीन टूट चुकी है। उसकी पूरी बॉडी में से खून बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा है। वो खांसते हुए उठने लगता है। ये देखकर ऑडियंस बैठा हुआ ये बंदा बोलने लगता है, ये कैसे हो सकता है? ओयंग टियान बहुत ताकतवर है, वो मूनलाइट स्टेज पर है। उसके इतने खतरनाक अटैक को ये बच्चा सर्वाइव कैसे कर गया? इसी टाइम पर ओयंग टियान, जो कि पूरी तरह गुस्से में पागल है, इस सुनन के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर हेडमास्टर ओयंग टियान के हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, ओयंग टियान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये फाइट तुम्हारी मंजूरी शुरू हुई थी। इसके अंदर ये दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों में से कोई मर सकता था और तुमने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस फाइट के अंदर जो कोई भी मरेगा, एल्डर्स इस फाइट के बीच में नहीं आएंगे, तो तुम इस फाइट के बीच में मत आओ। इस फाइट के अंदर किसी की भी डेथ हो सकती थी, अब तुम्हारे बेटे की डेथ हुई है, तो इसके लिए तुम्हारा ऐसे कुछ करना बिल्कुल गलत है। इसी टाइम पर सुन खड़ा होने लगता है और सोचने लगता है, मेरे पास में ड्रैगन फिजिक था, जिसको मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा वॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चैंग फेंग के फादर के इस ट्राई के कारण सब कुछ खराब हो चुका है। पूरा ड्रैगन फिजिक बॉडी के अंदर नष्ट हो गया है। अब मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा, लेकिन चलो बढ़िया है, मेरे पास में ड्रैगन फिजिक था, इस वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना इस अटैक के अंदर मैं खत्म हो जाता। इसी टाइम पर अजूरा अकेडमी का ये मास्टर आगे बोलने लगता है, ये मेरी अजूरा अकेडमी है, यहाँ पर तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम किसी भी अटैक कर दोगे। तुम्हारा एक बेटा पहले ही मर चुका है और दूसरे बेटे की भी अब डेथ हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा हमारे इस कॉलेज से कोई भी रिलेशन नहीं रहा है। तुमने मेरे एक डिसिपल के ऊपर इतनी बुरी से अटैक करने की कोशिश की है, इस वजह से मैं तुम्हें सजा देता हूँ, आज के बाद में कभी भी इस कॉलेज की तरफ मत आना। इस सेक्ट के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, जल्दी से अपनी बेटे की बॉडी को लो और यहाँ से निकल लो। ये सुनकर ओयंग टियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उस सारे गुस्से को अपने अंदर रोक कर सीधे सीधे वहां जाने लगता है और जाते हुए आखिरी में कहता है, मैं यहाँ से अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे अपना बदला किस तरीके से लेना है। मेरे इस बदले की आग के अंदर हर कोई नष्ट हो जाएगा। ओयंग टियान के इस इशारे को सुन का वजह समझ जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी टाइम पर ओयंग टियान अपने बेटे को उठाता है और फिर कहता है, क्वीन युनचेन, मेरे इशारे को अब तक तो तुम समझ चुके होंगे, अभी जो कुछ भी मैं फील कर रहा हूँ वो जल्दी ही तुम भी फील करने वाले हो। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो मैं अपना बदला खुद से लूंगा, या फिर तुम मेरे पास में आकर मुझे कुछ शानदार सॉल्यूशन देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे खुद को भी नहीं पता है मैं तुम्हारे साथ में और तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या क्या कर दूंगा। ये सुनकर क्वीन युनचेन चिल्ला के सुनन से कहता है, जल्दी से उनके सामने माफी मांगो। मास्टर ओयंग बहुत नाराज है, यहाँ पर तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, जल्दी से तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। ये सुनने के साथ ही ऑडियंस में अब जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन सभी को सुनन के फादर का असली चेहरा दिखाई दे जाता है। यहाँ पर सुनन की कोई गलती नहीं है, इसके बावजूद भी सुनन का फादर सुनन से माफी मांगने के लिए कह रहा है। ये सुनकर सबके सब क्वीन युनचेन की काफी बुराई करने लगते हैं। क्वीन युनचेन आगे बोलता है, तुम अभी भी वहाँ पर खड़े क्यों? जल्दी से अपने घुटने टेको और माफी मांगना शुरू करो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली के ऊपर किसी तरह खतरा है। हमारी फैमिली के बदले में मेरे को तुम्हें मारना ज्यादा आसान लगेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहीं पर तुम खत्म हो जाओगे। ये सुनकर सुनन जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर गुस्से में बोलता है, तुम हो कौन? मैंने क्वीन फैमिली को छोड़ दिया है, अब से तुम मेरे फादर नहीं हो, इसलिए तुम किसी भी तरीके से मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं वही करूंगा जो कि मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी से भी माफी मांगने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर क्वीन युन सीधे उस एरिना के अंदर कूदने लगता है और फिर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ। तुम्हारे खत्म होने के साथ ही ये मसला भी मुझे लिए खत्म हो जाएगा। इसी टाइम पर ये मास्टर बीच में रहता है और सुन को बचाने के लिए युनसेन से कहने लगता है, युनचेन वहीं रुक जाओ, अगर तुमने सुनयान के ऊपर किसी तरह का अटैक किया तो तुम्हारी लड़ाई पूरी अजूरा अकेडमी से होगी। इसी टाइम पर सुनैन इस मास्टर साइड में कहने लगता है और उसे कहता है, आपका शुक्रिया, आप मेरी काफी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट मेरी और उनके बीच की है, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। क्वीन युनचेन, क्योंकि हमारे बीच में ब्लड रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे किसी भी तरह का ऑर्डर दे सकते हो। मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस अकेडमी का डिसिपल हूँ। तुम एल्डर्स की वजह से इस अकेडमी के अंदर काफी नुकसान हो सकता है, जो कि मैं नहीं होने दूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम इस टाइम पर मूनलाइट स्टेज के एक कल्टिवेटर हो और मैं स्टारलाइट स्टेज का कल्टिवेटर हूँ। हमारे बीच में एक बहुत बड़ा कल्टिवेशन गैप है। तुम मेरे ऊपर 10 बार अटैक करो, इन 10 अटैक को मैं अपनी बॉडी के ऊपर लूंगा। अगर इन 10 में से एक भी अटैक ऐसा हुआ जिससे मेरे मर गया तो ये फाइट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओयंग फैमिली के साथ में तुम्हारा जो भी झगड़ा है वो खत्म हो चुका होगा। और वहीं अगर उस 10 अटैक के बावजूद भी मैं जिंदा बच जाता हूँ तो तुम यहाँ से शांति से लौट जाओगे और हमारे बीच में जो कुछ भी रिलेशन होगा वो पूरी से खत्म हो जाएगा। क्वीन युनचेन बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो शुरू करते हैं। जगत युनचेन सुरन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए सुरन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और युनचेन के हाथ के ऊपर ही अपनी तलवार से अटैक करने लगता है।
लेकिन इससे योशन कुछ भी नहीं होता। क्विंडन की तलवार के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए योशन का हाथ सीधा आकर क्विंडन के छाती में पड़ जाता है और क्विंडन पूरी जमीन को चीरता हुआ उछल के बहुत दूर जाकर गिर जाता है। योशन कहने लगता है तो सारी इकड़ी निकल गई, मैंने अभी तो तुम्हारे ऊपर केवल एक अटैक किया है और इसी के अंदर तुम्हारी हालत लगभग मरने जैसी हो चुकी है। मेरा एक और अटैक तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये लो, इस अटैक को संभालो और फिर मर जाओ। तो योशन सुनन के ऊपर एक और अटैक कर देता है। इस अटैक की पावर भी पिछले अटैक की एकदम बराबर ही है। इससे उसके ऊपर बहुत ही धमाका होता है, लेकिन इस बार सुनन के ऊपर इसका तो खतरनाक इम्पैक्ट नहीं बनता क्योंकि सुनन ने आसपास में एक डिफेंस कॉल बना लिया है। इस शील्ड को देखकर योशन कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में ये डिफेंस शील्ड है। एक दूसरा ग्लिटर बोलता है इसके पास डिफेंस शील्ड है, यानी इसका मतलब ये एक ड्रैगन ट्रीटी है, इसके पास में ड्रैगन्स की पावर है। शिफी बोलता है हमारे एकेडमी के अंदर काफी सारे ताकतवर कल्टिवेटर्स है, इस अटैक को अपनी शील्ड के अंदर से ब्लॉक करके इसने प्रूव कर दिया है, ये भी उन्हीं में से एक है। तभी लड़की बोलती है लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है, अभी भी योशन के पास में 8 अटैक बाकी है। सुनयान इस तरीके से कितना अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। सेम यही चीज योशन ही बोलने लगता है। वो कहता है एक अटैक को ब्लॉक कर चुके हो, 8 अटैक अभी बाकी है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से खत्म करके रहूंगा। योशन सुनन के ऊपर एक अटैक करने लगता है। डीन कहता है योशन बहुत बुरी तरह से पागल हो चुका है, इस लड़के क्विंडन ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले ली है। इस टाइम पर सुनन अपना सबसे इस शील्ड उठाता है और फिर कहने लगता है जल्दी से आगे बढ़ो और मारो मुझे। इसी के साथ ही सुनैन और क्वीन योशन के दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इससे योशन के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्विंडन की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है। उसके हाथ के ऊपर एक साथ ही कई सारे कट लग जाते हैं। इसी टाइम पर योशन की स्किल का असर दिखने लगता है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर बाउंडर बन जाता है जो कि एक ड्रिल की तरह है। वो सीधे सुनैन के ऊपर गिरता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। इसके बाद में भी सुनैन बनने को तैयार नहीं है, वो उस गड्ढे में से बाहर निकलता है। ये देखकर अब योशन भी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ये कैसे हो रहा है, तुम अभी तक मेरे अटैक से सर्वाइव कैसे कर पा रहे हो, लेकिन अभी भी मेरे पास में काफी अटैक है। ये तो योशन एक और अटैक कर देता है। इसी टाइम पर सुनैन भी और पूरे जोर से अपने अटैक को यूज करना शुरू कर देता है। वो जल्दी से अपने स्ट्रिंग के अंदर से अपने इस ईगल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो बाहर निकलते ही योशन के ऊपर अटैक कर देती है। इस बीस्ट के बाहर आने के साथ ही ये फाइट अब सुरन के पक्ष में जा चुकी है, क्योंकि ये बीस्ट मूनलाइट स्टेज पर है। इस बीस्ट को अपने सामने देखते ही सारे कैरेक्टर बहुत जोर डर जाते हैं। सेम ऐसा ही हाल योशन का भी होता है। इसी टाइम पर ईगल बहुत जोर से घुराने लगती है। योशन अपने डर को छुपाते हुए इस ईगल से बोलने लगता है तुम केवल एक मूनलाइट स्टेज की बीस्ट हो और मैं मूनलाइट स्टेज का एक कल्टिवेटर हूँ, मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। इस बीस्ट की पावर को यूज करने के बाद भी ये लड़का मुझे हरा नहीं सकता। योशन सीयू के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक कर देता है। सीयू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन यहाँ पर योशन का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीयू के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, वो सीधे सुनन के पास में गिरती है। इसी टाइम पर हमें पता चलता है सुनन ने सीयू को बाहर बुलाया ही नहीं था, वो खुद से बाहर आ गई थी। ये देखकर सुनन कहने लगता है सीयू ये तुमने क्यों किया, मैंने तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा था। योशन ने तुम्हारे ऊपर जो अटैक किया है उससे तुम्हारे पंख बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है, अब तुम उड़ नहीं पाओगी। और क्वीन योशन तुम्हें मेरे बीस्ट के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो, ये फाइट हमारे बीच में रहनी चाहिए। इसी टाइम पर सीयू वापस से सुरन के सामने आ जाती है। ये देखकर योशन कहने लगता है तुम्हारे बीस्ट को देखकर तो ये नहीं लगता है कि इस फाइट के अंदर ये हमें अकेला छोड़ने वाली है, तुम इस बीस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ ये बीस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। योशन ये सब कुछ कह रहा होता है, तभी सीयू अपने अटैक यूज करने लगती है। ये उसका एक नया अटैक है। उसकी चोंच के अंदर बहुत लाइट चमकने लगती है और तभी उसके अंदर से एक बहुत ही वेव निकलती है जो कि सीधे आकर योशन की बॉडी की ओर पड़ती है। योशन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही झटका लगता है। ये देखकर ये मास्टर बोलने लगता है इस बीस्ट के पास में लाइटनिंग की पावर है। तभी योशन बोलने लगता है अब तो तुम दोनों को ही मारना पड़ेगा बीस्ट, अब सबसे पहले तुम मरोगे। ये कहते योशन अपना अगला अटैक सीयू के ऊपर करता है, उसके ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। सीयू बिल्कुल भी इस तरह को संभाल नहीं पाती और तुरंत ही जमीन पे गिरकर बेहोश जाती है। इसके साथ ही सुरन का बीस्ट भी अब इस फाइट के अंदर हार चुका है। तभी सुनन के पास में अपनी अगली मदद पहुंच जाती है। यह यीटियान सुनन की सबसे ताकतवर मदद। यीटियान सुनन से कहने लगती है क्या तुम एकदम बेवकूफ हो, तुम किसी से भी ऐसी फाइट नहीं कर सकते, ये बॉडी अकेली तुम्हारी नहीं है, इस बॉडी के अंदर तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होगा तो इसका असर मेरे ऊपर भी दिखाई देगा। मैंने काफी लंबे टाइम से किसका इंतजार किया है, तुम्हारे मरने से और सारा इंतजार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें मरने की परमिशन नहीं देती हूँ। जाओ अब आगे बढ़ो, अपने फादर को खत्म करो। यीटियान के इतना कहने के साथ ही सुरन की बॉडी के अंदर अब काफी ज्यादा पावर आ जाती है। इस पावर के मिलने से पहले ऐसा लगने लगता है जैसे सुरन की बॉडी बहुत बुरी तरह सूख चुकी है। तभी एकदम से बॉडी के अंदर से एक बहुत तेज डार्क एनर्जी बाहर निकलती है। सुनैन बहुत जोर जोर से जलना शुरू कर देता है। योशन डर जाता है, वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी सुनैन पूरी तरह तार में योशन की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत जोर से 2 अटैक कर देता है। योशन इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सुनैन का चेहरा इस टाइम पर एक वैम्पायर जैसा दिखाई दे रहा है। तभी सुनैन दोबारा से घुराता है और जोर से योशन के पास में आकर उसे पीछे से उसे गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसे अपने साथ में लिए जोर से मुश्किल जाता है। ये दोनों ही बहुत जोर से काफी ऊंचाई तक आ जाते हैं। इसके बाद सुनैन योशन को जोर से पटक देता है। योशन पूरी तरह जमीन की तरफ जा रहा है और सुनैन भी उसके पीछे पीछे पूरी तरह में जमीन की तरफ आने लगता है और योशन के जिन पे गिरने के साथ ही सीधे उसके पेट के ऊपर कूद जाता है।
जिससे वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। इसी के साथ ही इस फाइट के अंदर योशन की लगभग हार हो जाती है। सोनेन योशन को वापस से उसी गर्दन से उठा लेता है और फिर जोरदार हंसना शुरू कर देता है। योशन अब कुछ भी नहीं कर पाता, वो खुद को बचाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता। कुछ देर तक योशन को ऐसे लटकाने के बाद में सोनेन उसे छोड़ देता है। उसके बाद में सोनेन की बॉडी वापस से नॉर्मल होने लगती है। वो योशन से कहता है, यहाँ पर तुम अपने बेटे को मार सकते हो, लेकिन मैं अपने फादर को नहीं मार सकता। ये कहते हुए सोनेन यहाँ जाने लगता है। वो एक कदम ही सामने तो बढ़ाता है, तभी उसके पाँव बहुत जोर से कांपने लगते हैं। सोनेन को यहाँ पर ये ज्ञान ने जितनी पावर दी थी वो सारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सोनेन का स्टेमिना भी खत्म हो चुका है और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पाँव बहुत जोर से कांपने लगते हैं, उसकी आंखें घूमने लगती है। तभी एकदम से वो जमीन पे गिर जाता है और कहने लगता है, इसे कुछ क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कहते सुनैन वही में बेहोश जाता है। इसी टाइम पर जिजन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पावर इसलिए नहीं दी थी कि तुम इस तरीके से यहाँ बेहोश हो जाओ। अपने फादर को इस तरह जिंदा छोड़ दो। तुम्हारा फादर अभी भी जिंदा है, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर कोई दया ना दिखाए। जल्दी से खड़े हो और अपने फादर के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करो। तुमने मेरी पावर को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया है। इसी टाइम पर ये जोशिफ वापस से खड़ा होता है और फिर कहने लगता है, यहाँ पर हम दोनों में से कोई एक ही है जो कि जिंदा रह सकता है। सुनियान, हर हाल में तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे अकेले की जान की वजह से हमारी पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया है, लेकिन तुम यहीं पे मरोगे। ये कहते योशन बिना किसी दया के सुनियान के ऊपर एक जोर से अटैक करने लगता है। तभी कहीं से एक तलवार सीधे सुनियान और योशन के बीच में गिरती है। उस जगह पर एक बहुत जोर धमाका होता है और योशन जोर उछलकर सीधे मुंह के बल जमीन पे गिरता है और फिर जल्दी से खुद को संभाल कर सामने तो देखता है, सामने कोई खड़ा हुआ है जिसने योशन को बहुत ज्यादा चौंका दिया है।